नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। जब लड़ाई जीत लेते हैं और वापस आते हैं तो उसका कुछ अलग ही एहसास होता है। मैं मुझे कुछ-कुछ ऐसे ही एहसास हो रहा है, कुछ लोगों ने बहुत साजिशें रची कि आपका प्यारा चैनल 4 पीएम बंद हो जाए। ये जो सच की आवाज़ है इस पे पहरे लग जाएँ, ये सच की आवाज़ है इसको बोलने ना दिया जाए। मगर मैं शुक्रगुज़ार हूँ देश के, दुनिया के उन तमाम हज़ारों लाखों लोगों का जो मेरे साथ इस मुसीबत की घड़ी में हुए। पूरे देश ने दिखा दिया कि लोकतंत्र को जिंदा रहने वाली ताकतें अब एक होने लगी हैं। एक लंबे समय के बाद मैं इस चैनल पे डिबेट कर रहा हूँ। मैंने पैरेलल एक चैनल बनाया है, उसका नाम 4 पीएम यूपी है। उस पे अब मैं यूपी की खबरें बेस करूँगा और ये चैनल मैं नेशनल बनाऊँगा, क्योंकि अब ये चैनल देश और दुनिया की हदें पार कर रहा है, हर जगह पहुँच रहा है और दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं कि इस चैनल को अब आप देश की मजबूत आवाज़ बनाइए, जो जितना डराने की कोशिश करिए, उतना मजबूती के साथ खड़े हो जाइए। ये थी मेरी व्यक्तिगत बातें। आज आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चौथे चरण के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके पक्ष में और किसके खिलाफ। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करके आज बहुत खास मेहमानों से मिलवाऊँगा जो बताएँगे पूरे उत्तर प्रदेश का हाल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का कोना-कोना घूमा है, जाना है, देखा है और परखा है। उससे पहले एक गुज़ारिश आप आपसे कि हम गोदी मीडिया नहीं बनना चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सरकार हमें वो पैसे दे और सरकार हमसे कहे कि तुम झुक जाओ, तुम रेंग जाओ और तुम लोकतंत्र की हत्या करने के लिए अपनी जवान, अपनी आत्मा और अपनी लेखनी बंद कर दो। छोटे से सहयोग चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सच की आवाज़ हैं, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मेरी टीम संपर्क करेगी, थोड़ा सहयोग करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मजबूती मिलेगी। खास मेहमानों से खास मुलाकात राजेश बादल जी हैं, पत्रकारिता की दुनिया का जाना-माना नाम। आज तक राज्यसभा समेत देश के तमाम बड़े-बड़े संस्थानों में उन्होंने संपादक के रूप में काम किया है, तमाम किताबें लिखी हैं, रेडियो में काम किया है, रंगमंच में काम किया है। अकेले पत्रकार जो रेडियो, नाटक, फ़िल्म और पत्रकारिता की दुनिया में झंडा गाड़े हुए हैं। सवा नकवी जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। दुनिया भर के लोग सवा नकवी जी की लेखनी को पहचानते हैं। दुनिया की बड़े-बड़े संस्थानों में उनकी खबर छपती रहती है। लखनऊ आई हैं, लखनऊ के आस-पास के जिलों से घूम के गई हैं, रिपोर्टिंग करके गई हैं, लखनऊ में हालात क्या हैं। केपी मलिक जी जिनके पूरा जीवन पत्रकारिता के अलग-अलग मुकामों पे, अलग-अलग मोर्चों पे गुज़रा है, भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, बहुत तेज़-तर्रार पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत शुरू से परख रहे हैं। अरुणा सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसान आंदोलन में बहुत कवर किया, किसानों के साथ रहीं, उनकी पीड़ा समझी और उत्तर प्रदेश की एक-एक सीट का जिन्होंने 4 पीएम के संग आकलन किया, हम लोगों ने सर्वे किया, द पॉलिटिकल इनके सीईओ डॉक्टर विकास जैन जी। विकास जी आज थोड़े बीमार हैं, लेकिन उन्होंने गोली खा के, दवा खा के मेरे साथ आने का फैसला किया। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हुआ एक लाइन में, लेकिन चूँकि कह रखा है चुनाव आयोग ने, हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। लेकिन आप समझ जाइए मैंने जितना ज़्यादा सोचा था उससे ज़्यादा गर्मी निकल गई। कोई शिमला-विमला नहीं बनने जा रहा और मैं अगर बोल दूँगा तो तूफ़ान आ जाएगा। आज के जो लखनऊ के नतीजे हैं वो ऐतिहासिक होंगे जब 10 मार्च को आप देखेंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि चौथे चरण में ये हवा चल जाएगी। हवा चल गई है लोकतंत्र को मजबूत करने की, हवा चल गई है तानाशाहों के तानाशाही के खिलाफ खड़े होने की, हवा चल गई है भाईचारे को बनाए रखने की और हवा चल गई है लोकतंत्र को और पुख्ता करने की। इससे ज़्यादा मेरी बाध्यताएँ हैं, मैं बोल नहीं सकता। 5 बजे तक का मतदान आ गया है। पीलीभीत में 61.33, खीरी में 62.42। खीरी वही जहां मंत्री के एक बेशरम पुत्र ने किसानों पे गोली चला दी थी। हत्यारा पुत्र बाहर है जमानत पर और बेकसूर खुशी मैं बेकसूर इसलिए कर रहा हूं, शादी से 2 दिन पहले शादी के 3 दिन बाद आई थी और पुलिस ने उसको विकास दुबे के सहयोगी बना के जेल भेज दिया था और वो 2 सालों से जेल में है और हत्यारा मंत्री का बेटा आराम से बाहर घूम रहा है खीरी में। 62.42% मतदान हुआ है। सीतापुर में 58.39। सीतापुर के नतीजे पसीने ला देंगे। सीतापुर में किसानों का दर्द, सांडों और आवारा पशुओं का दर्द सिर चढ़ के बोला है। जम पर किसानों ने दिखाया है कि उनकी ताकत क्या होती है। हरदोई नरेश अग्रवाल का गढ़। नरेश अग्रवाल की एक जमाने में तूती बोलती थी, बेटा जीता सपा से था और जाके भारतीय जनता पार्टी के चरणों में बैठ गया था। लेकिन अब मामले हालात बिगड़ चुके हैं बहुत ज्यादा। उन्नाव 54.05 प्रधानमंत्री कह रहे थे साइकिल में बम होता है, लेकिन उन्नाव की रिपोर्टिंग 10 मार्च को किसी और के लिए बम और परमाणु बम बन के फूटने वाली है। लखनऊ 55.08 वो गढ़
जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे करते थे, बड़ी बड़ी दावे करते थे, जब एक जगह मीटिंग करने गए तो 1000 लोग भी नहीं जुटे थे। मजाक उड़ गई थी जब वो बुलडोजर की फर्जी कहानियां सुना रहे थे, तो लोग उठ उठ के जा रहे थे। उस लखनऊ में 55.08, राजधानी में इतना कम मतदान 5 बजे तक का चौंका रहा था सबको। रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ है 58.40। अदिति सिंह गई हैं बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर, इंपॉर्टेंट जगह थी। बांदा बुंदेलखंड का इलाका, बहुत सूखा इलाका। बांदा में मानती थी बुंदेलखंड में बीजेपी हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन इस बार बुंदेलखंड भी बहुत चौंका दिया बुंदेलखंड ने भी। और फतेहपुर में 57.02 ये वोट है आज शाम के 5 बजे तक। लखनऊ में अगर मैं बात करूंगा, मलिहाबाद जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 61.25। विकास जी आपके लिए बता रहा हूँ, आप और नोट कर लीजिएगा। मलिहाबाद में 61.25, क्योंकि विकास जी मैं आपको इसलिए स्पेशल कह रहा हूँ कि आपने डाटा परसेंटेज वाइज नोट किया था। लखनऊ के मलिहाबाद में 61.25, बीकेटी बख्शी का तालाब में 57.25, सरोजनी नगर बहुत कांटे की लड़ाई और बहुत चर्चा में था। सरोजनी नगर ईडी के जाने माने अफसर राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को उतारा था। पूरे देश की निगाह इस सीट पर लगी है कि सरोजनी नगर में क्या होगा। एक ठाकुर साहब थे और एक पंडित जी थे, दोनों की जंग, जैसे उत्तर प्रदेश में आजकल ठाकुर साहब और पंडितों की जंग चल रही है। लखनऊ पश्चिम में 54.5%, लखनऊ उत्तर में 54.8, लखनऊ पूर्व 53.04, लखनऊ मध्य 51.12, लखनऊ कैंट 52.98। ब्रजेश पाठक लड़ रहे थे। ब्रजेश पाठक को माना जाता है बीजेपी का अगला ब्राह्मण बड़ा चेहरा। मोलालगंज जो सुरक्षित सीट है 56.37% वोट हुआ है। सबकी धड़कनें बढ़ रही हैं इस चुनाव के बाद। अरुणा जी, लखीमपुर और में जो सीन नजर आ रहा है वो आप मुस्कुरा रही हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहने जा रही हैं। सच में किसानों ने वही किया लखीमपुर में और सीतापुर में जो आप कहती थी। क्यों हो रहा है ऐसा? किसानों का दर्द कहाँ कहाँ झेलने को मिलेगा? मैंने अभिषेक जी को भी लखीम खीरीपुर के किसान यूनियन के अध्यक्ष का नंबर भेजा है, उनको आप लाइव ले सकते हैं। अमन संधू है वहां, आपको हाल बताएंगे। हम उनको लाइव लिए बिना हाल बता दे रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया सुबह जब बात हुई तो बोले अरुणा जी लखीम खीरीपुर में 75% से ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ कहते हैं जमानत बच जाए इन बीजेपी की कैंडिडेट की, वो देखिएगा। हम ये कर रहे हैं कि इनकी जमानत भी नहीं बचनी चाहिए, ये स्थिति कर दी इन लोगों ने। किसानों ने बहुत बहुत रोष था, आप तो जानते ही हैं। किसानों ने बहुत गुस्सा था किसानों के मन में इस को लेके। और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी घटना है, 4 किसान मर गए, जेल में डाल दिए, उसके बाद आप उसको छोड़ दिया। तो किसानों में को तो आपने जिसे कहते हैं ना उंगल लेना, सही मायने में उनको गुस्सा दिलाया कि आप लोग मेरे खिलाफ वोट करो, और इलेक्शन से पहले। तो अभी तो ये सिलसिला अभी 5वें उस तक भी रहेगा। जो लोग चलिए मैं दोबारा आता हूँ केपी मलिक जी, मैंने जो मेरे टीम गई आज सुबह सुबह से, क्षितिज और निधि मेरी रिपोर्टर हैं और सबसे पहले गई थी सीतापुर और लखीमपुर देखने के लिए। एक बात और चर्चा में आई, इस पूरे इलाके में वरुण गांधी के ट्वीट ने भी आग में घी का काम किया है। वरुण गांधी ने जो किसानों के पक्ष में, जो नौजवानों के पक्ष में अपील की है, मुझे आज बताया, मेरी रिपोर्टर ने बताया कि वरुण गांधी के ट्वीट को निकालकर उसकी फोटो स्टेट की किताब बना के इलाके में बांटी गई है और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद क्या कह रहा है समझ लो, इससे चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी को देख लो, ये क्या है हकीकत ये देख लो। ये वरुण गांधी के ट्वीट को लगा लगा के बांटा गया है। ये नया इतिहास बन गया कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ट्वीट को लगा के वो बांट रहा है। पता नहीं क्या राजनीति हो रही। केपी मलिक जी, इतना इतना जबरदस्त खेल मैंने तो नहीं देखा था कभी भी। क्या मानना है आपका? देखिए संजय जी, अगर आप देखें जो वरुण गांधी ट्वीट कर रहे हैं वो तो आपको दिख रहा है, भाजपा को भी दिख रहा है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन वरुण गांधी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वरुण गांधी से लगातार मुलाकातें भी रही हैं, बातचीत भी होती रहती है, हफ्ते में एक बार तो बात होती है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से शुरू से ही बहुत ज्यादा विमुख है, आपको सारी चीजें याद है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। मलिक जी, इस आपने बड़ी एक लाइन में बड़ी रहस्य वाली बात कर दी कि इसके अलावा भी क्या क्या कर रहे हैं।
प्लीज थोड़ा सा तो इशारा कर दीजिए, क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा है कि वरुण गांधी एक्चुअल में इसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं आजकल। नहीं देखिए संजय जी, वो चैनल पे कहना या इस तरह से सार्वजनिक करना ठीक नहीं रहेगा किसी के लिए, क्योंकि आज भी वो वैसे तो बीजेपी में ही है ऑफिशियली, अनऑफिशियली वैसे ही वो बीजेपी से बाहर हो गए हैं। तो आप उनको ऑफिशियली जल्दी करवा देंगे ऐसा मत करिए अभी, उनको थोड़े दिन रहने दीजिए। तो वो बाद में जब हम पर्सनल आपसे चर्चा करेंगे तब बता देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर देखेंगे किसानों के हित को देखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम लिया था और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का बहुत असर हुआ था क्षेत्र में, और किसानों का एक ग्रुप जो था उन्होंने बहुत लाइक किया था कि ऐसे क्रिटिकल समय में अगर किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी का इतना सीनियर सांसद अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसान सही लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी चीजें ये है संजय जी, जैसा आपने जिक्र किया है कि टेनी महाराज वहां पे वोट डालने जाते हैं, वहां पे रोड शो करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी रैली कैंसिल कर देते हैं, लेकिन टेनी महाराज अपनी जो रोड शो है लखीमपुर खीरी की उसको कैंसिल नहीं करते। वो क्या बताना चाहते हैं? अब आपने कहा कि खुशी दुबे जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई है, वो 2 साल से जेल में है, उससे प्रदेश की जनता को खतरा है, इसलिए उसको जेल में रखा गया है। और जिन्होंने सरेआम गाड़ी चढ़ाई, जिन्होंने सरेआम मारा, और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि चुनाव में इसका नुकसान होगा, उसके बावजूद उसको रिहा किया जा रहा है। तो इस बार मैं तो लगातार सवाल ये उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है अपनी रणनीति के लिए, और वहां एक से एक चाणक्य बैठे हुए हैं, वो चाणक्य क्या फैसले ले रहे हैं? अब आप देखिए कि पिछले अगर हम 2 दौर की बात करें तो 2 दौर का चुनाव हुआ है, 3rd फेज और 4th फेज। क्या भाषणों में क्या अगर आप सुने, प्रधानमंत्री का सुन लीजिए, होम मिनिस्टर का सुन लीजिए, नड्डा जी का सुन लीजिए, मोदी जी का, योगी जी का सुन लीजिए, ये गर्मी उतार रहे हैं। आपको पता है अभी आपने नरेश अग्रवाल जी का जिक्र किया, उनको आपने बर्फ में लगा रखा है 3 साल से। तो बर्फ की गर्मी निकलेगी या ठंड निकलेगी? ठंड निकल गई हरदोई में। नहीं, तो वो ये असल में चीजें उसका जैसी केपी मलिक जी जैसे ही नरेश अग्रवाल को आगे बढ़ाती हैं, लोग पार्लियामेंट का वो गीत याद कर लेते हैं, विस्की में विष्णु बसेर, रम में बसे राम, है ना? तो बीजेपी का सांसद बैठ के कहता है कि विस्की में राम बस रहे हैं और रम में राम बस रहे हैं। ऐसी उनकी पार्टी का संजय निषाद सहयोगी पार्टी कहता है कि रामचंद्र जी तो कहीं और से पैदा हुए, सीता माँ तो कहीं और से पैदा हुए, रामचंद्र जी कहीं और से पैदा हुए। हाँ, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम कहते हैं सीता माँ तो परख नरी की बेटी है। तो इसलिए भी संजय भाई ये जितने तमाम नेता है, चाहे वो कांग्रेस के संजय सिंह हो, चाहे नरेश अग्रवाल हो, चाहे जो आपके प्रसाद जी आए थे वो यूपी वाले, और जितेंद्र प्रसाद के जो है वो, चाहे वो हो उनके बेटे, ये तमाम लोगों से हम गाए बगाए पार्लियामेंट में दाएं बाएं जब मिलते हैं तो ये कहते हैं जैसे वो सांप छछूंदर वाली स्थिति हो जाती है, या ये कहते भैया हम तो ना इधर के रहे ना उधर के। अगर आप तो लखनऊ से हैं, आप जानते हैं कि एक समय में नरेश अग्रवाल की क्या धमक हुआ करती थी। आज नरेश अग्रवाल कहां बर्फ में लगे हुए हैं। नीरज शेखर का क्या हाल है, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, जिसका कितना सम्मान से लोग जो है चंद्रशेखर जी का नाम लेते हैं, क्या धमक उनके हम हाउस में देखते थे, आज उनके बेटे क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और सिर्फ एक राज्यसभा के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता, इनको अपनी ताकत नहीं पता है। देखिए संजय भाई, आप ये शुरू से कह रहे हैं, हम भी मान के चल रहे हैं, ये नतीजे बहुत भयंकर होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये 2022 का मार्च 10 तारीख तय करेगी, जो एक नया सिलसिला देश में शुरू होगा। इस 10 तारीख का इंतजार खाली बाहर के विपक्षी लोग ही नहीं कर रहे, अंदर बैठे लोग भी कर रहे हैं, जिसमें से एक काम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे तमाम लोग हों इस तरह के, चाहे राजनाथ जी भी हो। आज तो राजनाथ जी की भी इज्जत दांव पे लगी हुई है 2-3 तरह से, लखनऊ में भी लगी हुई है, नोएडा में उनके बेटे की लगी हुई है, और उनको भी तय करना है कि आगे राजनीति कैसे चलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। इज्जत कई जगह जाती हुई नजर आ रही है लखनऊ में। आता हूँ मलिक जी, आपके पास आता हूँ। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप हम लोगों की पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। आपका कॉलम मिस्टर मीडिया पूरी दुनिया में फेमस है। और विकास जी, राजेश जी कॉलम लिखते हैं कि मिस्टर मीडिया, तो वो खास तौर से मीडिया को संबोधित हो रहा है। देश की मीडिया जिस दिशा में जा रही है उसको संबोधित हो रहा है। और मिस्टर मीडिया कॉलम मेरे ख्याल से देश ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के जितने बड़े मीडिया संस्थान है उसमें राजेश जी का कॉलम मिस्टर मीडिया जरूर पढ़ा जाता है, क्योंकि राजेश जी उस विधा के हैं। हम लोगों ने तो जब पत्रकारिता शुरू की थी तो राजेश बादल की स्टोरियां, चाहे वो चंबल में डाकुओं का साक्षात्कार हो या कुछ हो, तब पढ़ा करते थे। तो वो राजेश जी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, लेखन,
तो राजेश जी का जो मिस्टर मीडिया वाला कॉलम है बहुत फेमस है, और मैं राजेश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 4 पीएम पे जो बैन लगा, राजेश जी ने आज उसके ऊपर लिखा है मिस्टर मीडिया क्या हो रहा है। तो राजेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि 4 पीएम बंद करने की साजिश की क्यों गई थी। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले नेशनल चैनल, जिनको आजकल गोदी मीडिया लोग कहने लगे हैं, उनको देख रहा था, राजेश जी लाइव देख रहा था। उसको 300 लोग देख रहे थे। और अभी मुझे शो शुरू किए हुए 20 मिनट हुआ है और इस समय 6,500 लोग लाइव देख रहे हैं। तो ये पीड़ा किसी को भी हो सकती है कि किसी चैनल पे 6,500 लोग हों और किसी चैनल पे 500 लोग हों। राजेश जी, बिल्कुल, बिल्कुल खदेड़ा हो गया। केपी मलिक जी के इलाके ने और अरुणा जी के इलाके ने शुरू किया था जो खदेड़ा, वो लखनऊ तक और चौथे चरण तक आ गया। लोगों को चौथे चरण से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो चौथे चरण में भी खदेड़ा हो गया। इतना बुरा हाल, इतनी बुरी चीज़, इतना गुस्सा लोगों का, इतना रिएक्शन गुस्सा, समझ नहीं आ रहा क्यों हो गया इतना ज़्यादा? देखिए संजय जी, जब आप लोगों के सरोकारों को पे बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, सत्य, न्याय और शांति की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, तो लोग आपको सर पर बिठाते हैं। जब आप सरोकारों की जो बात आपने कही, मैं आपने धन्यवाद दिया, मैं बहुत आभारी मानता हूँ, क्योंकि मिस्टर मीडिया जो है भारत का सबसे नंबर 1 लोकप्रिय कॉलम है, जो मीडिया और पत्रकारिता की दशा और दिशा पर लिखा जा रहा है। तो आपको धन्यवाद, आपने पढ़ा, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। मैं कोई ऐसा नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। अगर मैं नहीं लिखता तो शायद अपने आप को मैं माफ नहीं कर सकता था। और मैंने ये पाया है कि आपके मामले में एडिटर्स गिल्ड में चर्चा हो रही है, प्रेस काउंसिल में चर्चा हो रही है, प्रेस एसोसिएशन में चर्चा हो रही है, प्रेस क्लब में चर्चा हो रही है, और सभी अपने-अपने ढंग से लोकतंत्र को बचाने की और अभिव्यक्ति की आजादी की इस लोकतांत्रिक अनुष्ठान में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो हम सब आपके साथ हैं, और आप इस मामले में अकेले नहीं हैं, ये वादा मैं आपसे कर सकता हूँ। दूसरी बात, चौथा चरण हो चुका है, और चौथा चरण आते-आते अब तस्वीर पे जो धुंधलका छाया हुआ था, वो थोड़ा-थोड़ा साफ होने लगा है। जैसे हमने देखा था कि पहले 2 चरणों में समाजवादी गठबंधन की बढ़त थी, लेकिन बीजेपी की उपस्थिति बनी हुई थी। दूसरे चरण में आधा-आधा हिस्सा, तीसरे चरण में आधा-आधा हिस्सा करीब-करीब बाँटा हुआ था। चौथे चरण में तो बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन उपकरणों को चुनाव में यूज करना चाहा, वो सारे के सारे उपकरण उनके काम नहीं आ रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों से तो हम देख रहे हैं, और हमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि लोकतंत्र में जब कोई पार्टी एन-केन प्रकारेण किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है, तो उसके हर दांव उल्टे पड़ते हैं। हमने इंदिरा जी के मामले में भी देखा, उसके बाद हमने वीपी सिंह के मामले में भी देखा, उसके बाद हमने और भी कुछ प्रधानमंत्रियों के मामले में देखा। 2004 में अटल जी जब फील गुड फैक्टर नहीं चला था, तब भी हमने देखा था। तो कहने का अर्थ ये है कि अब आप खुद लोगों से दूर हो जाते हो, जब आप लोगों के लिए काम नहीं करते हो। ऐसा आप बताइए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, मैं तो 45 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, और 77 से रिपोर्टिंग लगातार कर रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मंत्रियों को, सांसदों को, या सत्ताधारी पार्टी के, जबकि डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, अगर आपने इतना अच्छा काम किया है तो उनको भगाया क्यों जा रहा है निर्वाचन क्षेत्रों से? आज मेरे पास एक वीडियो आया है संजय जी, जिसमें बीजेपी के एक प्रत्याशी कान पकड़कर मंच पर उठक-बैठक कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? बताइए, जो जो सेवा करता है, वो माफी मांगता है इस तरह से कान पकड़कर उठक-बैठक। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों की जो सजा है वो उत्तर प्रदेश की जनता उनको देगी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हाँ, इसमें इसमें कोई शक नहीं कि इस बार केंद्रीय स्तर पे बड़े-बड़े नाम और बड़े-बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा और साख दांव पर है। आपने रक्षा मंत्री जी की बात कही। केंद्रीय रक्षा मंत्री बहुत बड़ा पद होता है, मंत्रिमंडल में दूसरे-तीसरे नंबर पर आता है, और राजनाथ सिंह जी जो खुद पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं 2002 में। ये अलग बात है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी पार्टी हार गई थी। तो अब मुझे लगता है कि उनको भी पसीने आ रहे हैं। केंद्रीय और मंत्री हैं, एक साध्वी निरंजन ज्योति जो फतेहपुर से हैं,
उनको भी उनके इलाके की जो खबरें हैं वो भी इसी तरह की बातचीत सूचनाएं दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी बात हो रही थी कि लखीमपुर खीरी, जैसे अरुणा जी ने कहा था, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत तराई का वो इलाका हम हमेशा से उत्तर प्रदेश का इतना उर्वर इलाका रहा है, चाहे वो खेत वहां के उगलते हों और चाहे लोगों के दिमागों में विचार पलते हों। वहां इस बार लोगों ने जो आईना दिखाने का काम किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब 10 मार्च आएगा, जैसे आपने कहा कि हमारी कुछ सीमाएं हैं कि हम बहुत खुलकर अभी हम नहीं कहना चाहते, लेकिन 10 मार्च को तो ये बात साफ हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो लोग मतदाताओं के खिलाफ काम करते हैं, जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं, जो लोग सांप्रदायिक उन्माद भड़काते हैं, जो लोग सांप्रदायिक हिंसा, नफरत और समाज में द्वेष की भावना का विस्तार करते हैं, उनको ये समाज भी दुत्कार देता है, नकार देता है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी। राजेश जी ने बहुत मार्मिक बात और बहुत तार्किक बात की है कि लोकतंत्र बचता है ही ऐसे है कि जब समाज में ऐसे संदेश जाते रहें। आप अभिषेक जी सुबह से लगातार संपर्क में थे निधि के और क्षितिज के, हमारे रिपोर्टर के, और फील्ड में क्या फीडबैक आया है अभिषेक जी आपके पास उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से? देखिए, फीडबैक तो यही है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है। अब चाहे गोदी मीडिया के लोग उसे माने या ना माने, लेकिन एक वेव है, अंडर करंट वाली बात नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि एक लहर है। और ये लहर 4 चरण के चुनाव के बाद अब कम से कम परिस्थितियां स्पष्ट है कि जनता बदलाव के लिए जा रही है। बदलाव किस प्रकार का होता है, वोटिंग ट्रेंड किस प्रकार से वोट में रिफ्लेक्ट होता है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो बचा हुआ 3 चरण है, जो 3 फेज बचे हुए हैं, उसमें मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम अशोक गहलोत ने कर दिया है कि जो मुद्दा अब तक कर्मचारियों का मुद्दा था, वो मुद्दा अब तक सरकारी कर्मचारी बनने के लिए जो लोग लाइन लगाए बैठे हैं, पाइपलाइन में है, जो लाठियां खा रहे हैं कि मेरा एग्जाम जल्दी हो जाए, उन लोगों के अंदर भी ये मामला अब घुस गया है और कहीं ना कहीं दिखेगा। दूसरी बात, बीजेपी की जहां तक आप बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो ये उनके कार्डर के चेहरे को देख करके पता चल सकता है। विकास जैन जी कल सही कह रहे थे हमारी डिबेट में कि सुनीलम जी के चेहरे को इन्होंने पैरामीटर बना रखा है कि किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है। तो सुनीलम जी का चेहरा कल जिस प्रकार से दमक रहा था, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि सत्ता में वो आ रहे हैं। और सपा के लोग अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं। जो पार्टी चुनाव में पिछड़ती हुई दिखती है, अनाप शनाप वही लोग बोलते हैं। संजय जी एक चीज पे गौर कीजिए, बीजेपी के जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जिनको आज के डेट में कहा जाता है कि इस टीम के वो सचिन तेंदुलकर है, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी सक्रियता ना के बराबर है। वो अपने आप को हार में वो कंधा बटाने के लिए कहीं तैयार नहीं दिखते हैं। आचार संहिता लगने के पहले यूपी आए, घूम के चले गए, लेकिन फिलहाल वो कहीं दिख नहीं रहे। राजनाथ जी हैं, राजनाथ जी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये देखने आ रहे हैं कि 2002 में उनके रहते जो परफॉर्मेंस आई थी, उस परफॉर्मेंस से योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस बेहतर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये हालात है, वो ये जांच रहे हैं और उनसे नौजवान सवाल भी पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं कि सेना की भर्तियां कब आएंगी, आर्मी में जो कल बलिया में तो बलिया में हंगामा हो गया, बैनर नारे लगाने लगे, सेना की भर्ती निकालो, सेना की भर्ती निकालो। परसों गोंडा में लोग निकालने लगे, जहां जा रहे हैं लोग खड़े हो जा रहे हैं राजनाथ जी के सामने। लेकिन राजनाथ जी अच्छे नेता है, पुलिस ने पकड़ा नारा लगाने वाले को, वो नेता अच्छे हैं ना, लेकिन जनता को नहीं पता है ना कि ये कैबिनेट में, इस कैबिनेट में किसी की वैल्यू नहीं है। जनता को ये नहीं पता है ना, आम आदमी को, वो तो उन्हें तो लगता है कि रक्षा मंत्री हैं, उन्हें इससे क्या मतलब है कि सरकार में इनकी क्या हैसियत है। जनता को इससे मतलब नहीं है। मोटे तौर पे बहुत साफ साफ कहें तो अब बीजेपी को टेलेंडर की बैटिंग जो होती है ना, उसका भरोसा है कि कहीं जवागल सिन्हात और अनिल कुंबले की बैटिंग हो जाए और वो मैच जितवा दे लास्ट में आकर के, उनका भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अब कम से कम एक चीज और देखने को मिलेगी कि इनके बयान और ज्यादा तीखे और आक्रामक होंगे। और जो रही बात कम्युनलिज्म की, तो कम्युनलिज्म का अब और ज्यादा विभत्स स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। कुछ और हिजाब जैसे कांड हो सकता है कि अब जब आदमी पूरी तरह से घिर जाता है तो जिस तरह की चीजें देखने को मिलती है वो आती है। और अरुणा जी ने बताया लखीमपुर खीरी का मामला लखीमपुर खीरी का नहीं है, लखनऊ शहर में लालजी टंडन का इलाका, अटल बिहारी वाजपेयी का इलाका, राजनाथ सिंह का इलाका, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अगर सीटें गंवाती हुई दिखती है या 10 मार्च को सीट गंवा देती है, एक 27 साल के कैंडिडेट से सीट गंवा देती है, तो आप इसको क्या कहेंगे? सत्ता विरोधी लहर इसे नहीं मानेंगे तो किसे मानेंगे?
बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आता हूँ सवा जी के पास, मैं सोच रहा हूँ कि सवा जी अकेले-अकेले कॉफ़ी पी रही हैं, तो उनकी कॉफ़ी को डिस्टर्ब करूँ बीच में मैं। सवा सवा जी, लखनऊ से फैज़ाबाद तक, गोंडा तक आप बहुत जिलों में आपने दौरा किया और मुझसे माफ़ी माँगूँगा, मैंने आपके ट्वीट बिना पूछे इस्तेमाल कर लिए, जो वीडियो आप पूछ रही थी कि किस किस जाति के हो, कहाँ जाते हो, मैंने बिना पूछे आपसे वो लगा दिए अपने वीडियो में, तो माफ़ी। लेकिन इतने जिलों में दौरा करके, इतने सैकड़ों लोगों से बात करके, किस नतीजे में पहुँच रही हैं? उत्तर प्रदेश में गर्मी निकल रही है, शिमला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए संजय जी, मैं आप जैसे बिल्कुल कंक्लूजन में से तो शुरुआत नहीं करूंगी, लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने साफ वीडियो पे डाल दिया, और अब मैं देख रही हूँ और लोग भी पूछ रहे हैं, निकल के पूछ रहे हैं, और भी वीडियो मिल गए हैं कि सबसे पहला शख्स जो मिला वो पासी समाज का था। उसने जो मैं शेयर नहीं कर पाई, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, उत्तर प्रदेश के देहात में, शहरों में लोग कहते हैं बीजेपी ने हमें XXX बना दिया है, हाँ, इस तरह से। और वो बदतमीजी नहीं कर रहा था जैसे लोग बोलते हैं। फिर उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की, मैंने कहा भाई साहब आप बताइए गढ़ कहाँ है बीजेपी का, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो उसने बोला गढ़ नहीं है, वो सब वीडियो आपने चुरा लिए तो आप जानते हैं, आप देख चुके हैं। तो वो 4 दिन पहले वो पहला शख्स जो मुझे मिला वो पासी था, और वो अच्छी चीज थी क्योंकि पासी समाज बहुत है इस इलाके में, चौथे चरण में। उसके बाद ये तो सही है कि जब मैं अयोध्या पहुंची, अयोध्या की जो सीट है वहां भी एक गांव, ग्रामीण अयोध्या सीट जहां पवन पांडे लड़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाका था उस सीट का। वहां भी एक गांव में फिर से पासी ने कहा कि हम वो वोटिंग 27 को है ना, वहां तो 2 चरणों की वोटिंग को। तो मैंने वहां पूछा, उसने भी कहा कि नहीं बट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे मैंने कैमरा निकाला तो उसने बोला नहीं फिर तो हम तो बीजेपी को देंगे। ये भी हुआ। दूसरी बात, कुर्मी समाज, जैसे कैमरा निकाला तो ये भी बीजेपी। मैं बार बार ये चीज जो मुझे लगी कि वेस्ट यूपी के मुकाबले में यहाँ ज्यादा गरीबी है और लोग ज्यादा सहमे हुए भी हैं। वेस्ट यूपी में चाहे दलित समाज के हो, जाटा बहुत थे वेस्ट यूपी में, वो ओपनली बोलते हैं हम बहन जी को देंगे। यहाँ गरीबी और मुफलिसी ज्यादा है। घरों में, एक बाराबंकी में मैं किसी मित्र के थ्रू गांव अंदर, हाईवे से हट के अंदर पहुंची, तो जो हालात हैं लोगों के, पासी समाज के लोगों के 8-8 बच्चे हैं, बिल्कुल सर्वाइवल बेसिक लेवल पे हो रही है। उनपे उनके खेत पशु खा रहे हैं, और जो गरीब आदमी, जैसे आप सोचिए कि जिसका बहुत छोटा सा पट्टा है जमीन का। आपने एक लाइन बड़ी सेंसिटिव कह दी। जब वो जनसंख्या बिल ला रहे थे तो उनका आईटी सेल कर रहा था कि ज्यादा बच्चे मुसलमानों के होते हैं, ये वायरल किया गया। लेकिन कुछ दिन ही बाद पता चल गया कि मुसलमानों की आबादी तो बहुत कम हो रही है और दलितों की आबादी कहीं ज्यादा बढ़ रही है। तो बीजेपी को लगा ये इतनी बुरी तरह से बैकफायर करेगा, तो वो फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें कुछ और कह दूं, प्लीज, मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। गरीब तबकों की आबादी बढ़ती रहती है, हम लोग सब जानते हैं। जब आदमी गरीब होता है, जब उसका बच्चा खुद मजदूरी कर रहा है, उसके साथ छोटी सी बीमारी से बच्चा मर जाता है, तो हमें इस मुद्दे को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने एक चीज और संजय जी, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं महिलाओं से बातचीत करूं, तो मैंने बहुत, एक पासी घर में, बाराबंकी का एक गांव था, वहां मुस्लिम आबादी थी बुंदकर की, और पासी लोग रह रहे थे आसपास, हाँ, और दोनों गरीब तबके। और वो महिला से मैंने बहुत कोशिश की, उसने बिठाया, उसकी बच्ची बैठी मेरे साथ। अब सोचिए 8 बच्चे, बच्ची अभी से 8 साल की उम्र में, सब मेहनत कर रहे हैं, आधे बिल्कुल देखने में मैल नरिश, लेकिन इतनी प्यारी तरीके से सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग खुश हैं कि ये आके हमसे बात कर रही हैं। उस तरह की गरीबी, उस तरह की बिल्कुल बोले बाले लोग। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रही हूँ, मैं उन क्षेत्रों की बात नहीं कर रही जहाँ लोग वो पेड़ के नीचे चाय की दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, जहाँ लोग उनको पता भी नहीं है भाई क्या हो। तो फिर मैंने कोशिश की, और अफसोस ये कि अभी भी ज्यादातर महिलाएं कहती हैं कि जो हमारा घर वाला कहेगा वही, अपने डायलेक्ट में, अवधी तरीके में, जो मैं समझ लेती हूँ क्योंकि बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे वालिद वगैरह भी बोलते हैं उस डायलेक्ट में। तो लेकिन ये सब देख के क्लियरली मुझे ये तो लोगों का जो हालत है, उसके ऊपर हम लोग जाके सब ये
अपना हिसाब कर रहे हैं जातवाद का, क्या करें, हमारा काम भी है, इलेक्शन भी, पॉलिटिक्स ही है चेंज का एक तरीका। जो भी हो, अंत में ये बहुत बड़ी चीज है कि दलित समाज भी सपा की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल सोशली बाद में अगर मानिए कि सपा जीत जाए, मैं आपके जैसे पूरी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं मानती हूँ बीजेपी की जो मशीनरी है वो बहुत मजबूत है, तो देखते हैं। लेकिन मुझे मूड तो सपा की तरफ है, मूड सपा की तरफ है, अधिकारी बीजेपी की तरफ है। अब आप सोचिए, आज सरोजिनी नगर की सीट को लीजिए, अरे आज ईडी खबरों में है, नवाब मलिक का वहां अरेस्ट हुआ है मुंबई में, यहाँ जॉइंट डायरेक्टर ईडी 1 घंटे के अंदर वो अपना पोस्ट छोड़ते हैं, 1 घंटे में उनको टिकट मिलता है और वो कैंडिडेट बन जाते हैं भाजपा में। कोई एथिक्स नहीं है। आप ईडी में क्या, किसकी सेवा कर रहे थे? आप जनता की सेवा कर रहे थे? आप सरकारी पैसे से कमा रहे थे कि आप भाजपा की सेवा कर रहे थे कि आपको भाजपा का टिकट मिला? इसमें बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए। और क्योंकि लोग उनको जानते हो, कहते हैं बहुत अच्छे शख्स हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये सरकारी पैसों में इन्होंने सरकारी नौकरी कर रहे थे, हमारे पैसा जा रहे थे उनकी नौकरी, और वो सीधा बीजेपी में जाते हैं। उनकी पत्नी अभी तक, क्या लक्ष्मी सिंह, क्या नाम है उनका, आईजी, अभी तक आईजी है। तो किस तरह के अफसर थे ये? अब वो बीजेपी में आ गए हैं, सबके दोस्त हैं। तो आप ईडी में थे भाई, ईडी में जब ये सब तमाशा हो रहा था, वो सरोजिनी नगर के कैंडिडेट हैं। तो बिल्कुल बेशर्मी वाली चीजें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिए उनको। मैं तो बिल्कुल ऐसे शख्स को कहूं, भाई आप हमारा अपना क्लास का रोब मत जमाइए। आप बिल्कुल गिरे हुए शख्स हैं, गिरे हुए बिके हुए शख्स हैं आप। मैं आपके कार्यक्रम के थ्रू मैं सीधी बात कह देती हूँ, बहुत अफसरान हैं जो मजबूरी में थोड़ा इस तरफ होते हैं, उस तरफ। ये तो बेशर्म कुछ लोग हैं। एक वो थे ना जज, चीफ जस्टिस, जो जैसे वो रिटायर हुए वो पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, ये राजेश्वर सिंह, क्योंकि सरोजिनी नगर की वोटिंग हुई यार, मैं कह दूंगी चाहे जो भी हो, उन्होंने मतलब सरकारी नौकरी की और एक दिन में बीजेपी ने उनको टिकट दिया। क्या सेवा की थी उन्होंने बीजेपी की? आप बताइए, क्या सेवा की थी उन्होंने? चलिए, हाँ, ईडी क्योंकि आज खबरों में है, मुंबई में आपका मैंने ट्वीट भी देखा था, आपने नवाब मलिक ने किया था। और हम लोगों के दर्शकों की ये संख्या जो है विकास की 5 डिजिट में हो गई, 10,000 से भी ऊपर हो गए जो लाइव देख रहे हैं। इन्हीं दर्शकों ने मेरा चैनल बंद कराया है। आपकी संख्या बढ़ती है और तापमान कहीं और बढ़ता है। फिर मुझे शिमला बनाने की कोशिश होती है, मुझे मई जून दिखाने की कोशिश होती है। बेचारे 5 साल से दिखा नहीं पा रहे हैं। तो वो जो आपकी ये संख्या बढ़ती जा रही है, 10,000 से ऊपर हो जा रही है, अब वो नई तरकीब ढूंढेंगे कि शिमला बनाने की। विकास जी, आपके अनुमान से तो ज्यादा ही कुछ और ज्यादा निकल रहा है सीन। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? अरमान भाई तो निकल गए संजय जी, आप भी निकल गए, अरमान भाई भी निकल गए। खैर, आज सभा जी ने एक्चुअली बहुत, सभा जी सबसे इंटेलिजेंट मानता हूं मैं सभा जी को। सभा जी ने चुनाव घोषणा, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हम भी हैं। आप तो सभा जी को मतलब है सभा जी इंटेलिजेंट, लेकिन हम लोग भी थोड़े बहुत। मैं इसलिए हूं संजय भाई, आप हम सबको सभा जी देख लीजिए, ये बिल्कुल लड़ाई लड़वा रहे हैं विकास जी। नहीं, आप बोलने दीजिए ना, मेरी तारीफ कर रहे हैं तो कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बिना बोले किस बात को बोल देना होता है, ये सभा जी से सीखें। उन्होंने एसपी को जीत भी दिला दी और बोला कि मैं थोड़ी सी वो भी हूं, ठीक है ना। एक समुदाय, यहां बैठे सारे ज्ञानी हमारे भाई लोग इस बात को मानेंगे कि दलितों पर क्वेश्चन मार्क था, सभा जी ने उसे ही पूरा कर दिया। कल मैं एक डिबेट में था, पासी समाज को लेके कोई भैया बोल रहे थे, अब पता था नहीं उनको, पर फिर भी ठीक है, सभा जी की वो मैंने सारे वीडियोस भी देखे, एक बहुत अच्छी बात बोली। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, और सभा जी ने एक ऐसी चीज पर भी पैर रख दिया जहां उन्होंने ना बोलते हुए भी सब कुछ बोल दिया। दोनों अदाएं सीखनी है संजय भाई, अपन को एक ही आती है, ठीक है ना। राजेश्वर सिंह जी की बात देखिए आप, ये चीज शुरू हुई थी राजस्थान के समय से, जब इन लोगों का उदय हो रहा था 2018 के, सॉरी छत्तीसगढ़ के समय से। एक कोई चौधरी साहब कलेक्टर थे और वो रमन सिंह ने उनको तुरंत चुनाव लड़वा दिया, और वो पार्टी में विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही वो अंदर आ गए, और फिर वो वहां से कहानी चली। ये बहुत बड़ी एक बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी है कि जो इसी पार्टी को निस्नाबूद कर देगी। मैं आपका ध्यान अब पीलीभीत पे लेके आता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कहीं बात हो रही थी और हमारे पत्रकार बंधु इस बात को कह रहे थे कि लखीमपुर खीरी में
मतदान ही नहीं हो रहा है, मतदान ही नहीं हो रहा, लखीमपुर खीरी में लोग चुप है, फलाना ठिमका, जो भी बात है। उसके बाजू में लगा हुआ पीलीभीत है। मैं वरुण गांधी जी की एक बात आपको बताना चाहता हूं, शायद मलिक साहब इस बात को मानेंगे। आपकी पार्टी में एक शख्स है जो एक एनसाइक्लोपीडिया लिखता है, रूरल मैनिफेस्टो करके एक किताब को, जिससे कोई जिक्र नहीं हो रहा, 2018 के अंत के आसपास। उस किताब को जब मैंने इस सोसाइटी के लिटियंस के एलीट लोगों को जब गिफ्ट किया, तो वो कहते हैं भाई तूने अच्छा किया, किताब मत लाया कर, पर ये ला दिया है तो हम टेबल पर रख लेंगे, क्योंकि ये वो विमल मित्र की किताब की तरह है, साहब बीबी और गुलाम, जो 1000 पेज का उपन्यास था। और इस 1000 पेज का उपन्यास जब छपा तो लोग ये मान गए कि विमल मित्र को लियो टॉल्स्टॉय की तुलना करने लगे। आपके पास अपनी पार्टी में एक आदमी है जो रूरल डिस्ट्रेस को समझता है, जो युवकों के साथ संवाद में है, पर उसका सरनेम, या फिर आप कुछ ज्यादा समझते हैं, उसका सरनेम ऐसा है कि आप उसको किसानों से इंटरेक्ट नहीं होने देंगे। मतलब वो तो फिर तो एक बात है, पेंगुइन से लेके सारे पब्लिशर्स को, और सभाजी ने भी बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और लुमान साहब तो हमारे साथ बैठे ही हैं, राजेश बादल जी, मैं इनको माइकल लुमान वाली कैटेगरी में रखता हूं, नॉम चॉम्स्की उस पर इंडिया के, और इनको मिलकर परिष्कृत भी करना चाहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपन सब तो गधे हैं, ये बात आप समझ लीजिए, भाई माफ करिएगा, कोई बुरा ना मान जाइए, मेरे बड़े निजी विचार है, हम सब तो गधे हैं, वरुण गांधी जी भी शायद उस वक्त। आप पार्टी के रिसोर्स को यूज नहीं करते हैं, और आप कहते हैं कि भाई लखीमपुर खीरी में कोई वोटिंग करने नहीं जाएगा। मैं आप लोगों की जानकारी को दे दूं कि आंकड़ों के हिसाब से 12 में और 17 में पीलीभीत, खीरी और सीतापुर में पहले, दूसरे, तीसरे बहुत थोड़ा सा सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, और आज भी पीलीभीत, खीरी और सीतापुर में सबसे ज्यादा मतदान है, जो भी फिगर्स आ रहे हैं। और मैं आपको फिगर की पब्लिश होने की भी वो बता दे रहा हूं, ये पहला फेज ऐसा है जिसमें हर 2 घंटे में 15% मतदान बढ़ रहा है। मेरे पास 9 बजे से फिगर है, 3 से 5 बजे तक, 5 बजे के आपने दिए, 5 बजे के मेरे पास नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है, हर चीज पर दिक्कत है, हर चीज पर रोक है। आप वरुण गांधी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच है। आपको अगर फार्मर बिल लाना था तो एक आदमी अगर अरे उसने बहुत सब, भाई साहब जिसने किताब लिखी है 1000 पेज की किताब, वो भी इतने ड्राई सब्जेक्ट, ड्राई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एकेडमिक है, उस सब्जेक्ट पर लिखना दिक्कत है, तो वो नहीं होगा। आपकी चैनल में 10,000 लोग देखेंगे तो आपकी चैनल को बंद कर देंगे। पर लखीमपुर खीरी में मतदान हुआ जैसा कि होता आया है, इससे साफ हो गया कि वहां का आदमी ना डरे हुए वो लोग हैं जो पुलिस सुरक्षा में मतदान करने गए, डरे हुए वो लोग हैं जो पुलिस सुरक्षा में मतदान करने गए। अब मैं सभाजी की बात पे आता हूं, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों अखिलेश जी ये इलेक्शन जीत रहे हैं सभाजी के मुताबिक। देखिए साहब, 2004 में 2004 में बड़ी दिक्कत हुई। विकास जी आप ये मुझे मत फंसाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये संजय जी ऐसी चीजें कहते रहते हैं, मैंने बस बता दिया सभाजी ने नहीं कहा, पर मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं कि एक रेनबो कोएलिशन काम करता था गुजरात में, माधव सिंह सोलंकी थे, उन्होंने खाम लेके आए और फिर बहुत सारी बातें हुई। पर 2004 के इलेक्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत सारे अच्छे काम किए जो पॉलिटिक्स को बहुत ऊपर ले गए, और उससे 2007 में बीएसपी की सरकार बनी। इसको कहते हैं सैंडविच कोएलिशन। सैंडविच कोएलिशन में क्या किया, ब्राह्मण को सोशल प्रोमिनेंस के अंतर्गत ऊपर रख दिया और दलितों को पॉलिटिकल डोमिनेंस के अंदर नीचे करा, पर वो पॉलिटिकली डोमिनेंट रहे, और उनके साथ जो बीच में आ गए उस सारे कास्ट समुदाय की अर्थमेटिक से आपने एक सरकार बना ली। इसका बहुत अच्छा चित्रण 2007 में हुआ। इसी की बहुत खूबसूरती से इसको सेकंड एडिशन में 2017 में लाया गया, और इसमें क्या किया गया कि दलितों को पॉलिटिकल प्रोमिनेंस नहीं दिया, पर उनको एक रिलीजियस कैमोफ्लेज के अंदर उनको इकट्ठा करके उनकी दुखती रग को भड़का के या जो भी करके उनको मोटिवेट किया गया कि आप हमको खूब वोट दें। और जब खूब वोट देने के बाद आपने अपने टॉप लोगों को, ब्राह्मण्स को, एक ठाकुरवाद, पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा है जिसने खुले मंच पर यह बोला कि मैं ठाकुर हूं और मुझे गर्व है क्षत्रिय समाज का। इसका मतलब यह है कि बाकी सारी समाज ह्यूमन बायोडायवर्सिटी के चलते गधी है, बेकार है। क्षत्रिय सिर्फ काम करेगा, बाकी सब क्षत्रिय के अंदर। तो ये वाली फीलिंग्स जब टॉप लीडरशिप से आती है। विकास जी मुझे लगता है कि मैं इस बयान पे, मैंने भी सोचा योगी जी ने ऐसा क्यों कहा, तो मुझे लगता है जहां तक मैं महसूस कर पाया, एक लाइन है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे।
तो मुझे लगता है योगी जी को पता है कि वो लुटिया तो डूब गई, तो वो ऐसा कह के 24 के लिए मोदी जी और शाह की भी लुटिया डुबोना चाहते हैं कि वो मैसेज चला जाए पिछड़ों में कि पिछड़ों में। बिल्कुल सही है सर, हम तो जा रहे हैं, तुम लोग बहुत धड़क रहे हो, चलो हमारे साथ आ जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूं, एक बहुत सीरियस इंटरव्यू था करण थापर जी ने, नीलांजना मुखोपाध्याय जी का था, वो बड़े सदी हुई बातें कहते हैं दोनों लोग। करण थापर उकसाते हैं और नीलांजनी कभी उकसते नहीं है, पर वो आखिरी में उकस गए इस बात को देखते कि भाई हो सकता है दिल्ली नहीं चाहती हो। मैंने बड़ा उस बात का संज्ञान लिया और मैंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी आप, कि यार हम तो हैं जो हैं, आदमी का दिमाग एक ही तरह से काम करता है, न्यूरल नेटवर्क ऐसे ही काम नहीं होते। तो बात यह है कि आज भी वही बात हुई जो कुछ लोग कह रहे हैं। सभा जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही कि अब वो एरिया में अपन घुस रहे हैं अंदर जहां पर मतदाता बोलता नहीं है, जहां पर मतदाता खुल के नहीं बोलता है। वेस्टर्न यूपी का खून वैसे ही गर्म है, वहां शिमला बनाने की शायद जरूरत थी, यहाँ वैसे ही शिमला है यार। और शिमला के चलते मतलब हमारा हिसाब किताब वैसा हो गया है कि हम शिमला में जिंदा रह लेते हैं। यहाँ आदमी बोलता नहीं है, पर अपनी तकलीफों को बयान करने के लिए वो यूज करता है वोट का, और उसी से सरकारें आज तक बनी है। यहां बैठे सब लोग इस बात को मानेंगे, कोई भी जात, कोई भी, ये वो जमाना नहीं है जब एक्सक्लूजन पॉलिटिक्स में आप आ गए हो। 2004 में ये सभा जी मानेंगे, यहां बैठे सब लोग मानेंगे संजय जी कि एक्सक्लूजन पॉलिटिक्स खत्म 2004 के बाद, अब इंक्लूजनरी पॉलिटिक्स थी। और आप कहते हैं कि मैं क्षत्रिय होने पर गर्व है, तो फिर सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए और झंडा लगाइए और परशुराम की तलवार और सारी चीजें लेके सेना बनाइए, रणवीर सेना से बढ़िया सेना बनाइए और निकल चलिए। मुझे तो इस बात में हैरानी होती है कि राजेश जी, मैंने जितना धर्म पढ़ा था, फिलॉसफी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने तमाम दर्शन पढ़े हैं, तो मुझे तो लगता था कि जो गेरू वस्त्र पहना सन्यासी होता है वो जीवन, मृत्यु, लाभ, मोह इन सबसे ऊपर उठ जाता है। मुझे जैसे ही मैंने वो देखा गेरू वस्त्र वाले के एफिडेविट, एक बंदूक भी, एक राइफल भी, और फिर तो एक बयान और सुना कि भगवान राम भी, हमारा कुल इतना अच्छा है कि भगवान राम ने भी क्षत्रिय उसमें जन्म लिया। मतलब इन्होंने ये एक सर्टिफिकेट उड़ दे दिया कि भगवान जी भी जब एंट्री करते हैं तो वो दलित के घर नहीं जाते, वो क्षत्रिय के घर पे जाते हैं। इन्हीं महाराज जी ने पहले, हमारे महाराज जी ने एक बार हनुमान जी की जाति बता दी थी। तो ऐसे सन्यासी अगर हो जाए तो देश का भगवान मारे के। विकास जी, आप बड़े मीडिया के टच में रहते हैं, कल अखिलेश यादव जी को साथ रहीम भी जोड़ दीजिए संजय भाई। है कौन सा? राम के साथ रहीम भी जोड़ दीजिए। राम के संग रहीम जी जेड प्लस पर डांस कर रहे हैं आजकल जाके। वो क्या थी जाति, या आप हनुमान की क्या जाति थी, मैं समझी नहीं, आप बताइए क्या? उन्होंने कहा था कि हनुमान जी जो है वो दलित जाति के थे। ये बिहार के, अच्छा। अभिषेक बिहार के चुनाव में कहा था ना उन्होंने, ये अभिषेक को पता होगा, याद होगा, ये बिहार का चुनाव था ना अभिषेक, यहाँ पे ये जाति बताई थी उन्होंने, हनुमान जी की जाति। बिहार नहीं बताई, बिहार के उन्होंने कहा। लेकिन संजय, क्या एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि जब कि साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु के कोई नाते रिश्ते नहीं होते, जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो? नहीं, तब ये जाति नहीं होती ये नहीं कहा था। ये कहा था कि कोरोना काल में मेरे प्रदेश के लोग इतने परेशान थे कि मैं पिताजी के उसमें जा नहीं सकता लोगों को मरते हुए। बस कुछ ही दिनों बाद वो बंगाल में हर दीदी और दीदी के भाषण में शामिल थे और लोग तड़प तड़प के उत्तर प्रदेश में मर रहे थे अपने पिताजी के मरने से। संजय जी, राजेश जी ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कहा था, पार्लियामेंट में कहा था रोते हुए कि मैं पार्लियामेंट में कहा था रोते हुए। देखिए उनकी, संजय जी उनकी सोच बहुत साफ है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की वो डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि केरला जैसे लिटरेसी हो, बंगाल जो भी हो, वो जहां भी कोई भी स्टेट आगे बढ़ गया है वो नहीं चाहते हैं, उन्होंने कह दिया है। आप सुन लीजिए, बहुत गौर से सुनिए, उन्होंने साफ कर दिया वो यही चाहते हैं बस। विकास जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब अगर यही हालात है, उत्तर प्रदेश के यही हालात हो जाएंगे तो ये गोदी मीडिया क्या करेगा? और अखिलेश यादव जी को तो पता नहीं क्या हुआ, कल मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने सीधा दैनिक जागरण पे हमला कर दिया। तो ये गोदी मीडिया का सीन क्या होगा, जो राजेश जी की मिस्टर मीडिया है? जी मैं बताता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले संजय जी, इसके लिए मैं आपको दोषी मानता हूँ। आप जिसके साथ बैठते हैं उसके अंदर आप ना सच्चाई बोलने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं कि कुछ आपने कहीं से सीख लिया है, कोई साधु बाबा से आप भी मिल लिए, आप अखिलेश जी के साथ बैठे और वो बहुत दिनों से जो बात बोलना नहीं चाहते थे वो उन्होंने बोल दी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है साहब, बड़ी मुश्किलात है। देखिए मीडिया जो है, गोदी और योगी और जो भी मीडिया टाइप आप जिसको भी मीडिया कह ले, ये बड़ी अडेप्टेबल है साहब। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, अभिषेक जी के शो में भी बोला था, एक छोटी सी चिंटी अगर आपकी उंगली पर बैठी है और आप उसको मारने की कोशिश करते हैं तो वो आपको काट लेती है।
जब मीडिया को लगेगा कि अब हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, देखिए पैसा सबसे बड़ा फायदा है, पैसा भगवान नहीं पर भगवान से कम नहीं। दिलीप सिंह जूदेव आज भी जिंदा है इस बात के चलते। तो मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया अपने आप को इन्वेंट कर लेगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में कुछ इंकलाबी होंगे, इंकलाबी मीडिया ही से आएंगे। ये भी बात है कि आप अगला जी बस मैं 2 मिनट कंप्लीट कर लूं। विकास जी, मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूं। कल मैं नेशनल मीडिया सेंटर में था और बहुत ही बड़े चैनल के, बहुत बड़ा घराना है देश का जिनका चैनल चलता है प्रमुखता से, उसका एक रिपोर्टर मेरा मित्र था। उसका कहना यह था कि मलिक साहब अब दम घुट रहा है, क्या करें, क्योंकि ये होता है कि जो है नंबर 2 का चपरासी नंबर 2 के घर पे जो काम करता है वो फोन सीधा मालिक को करता है या एडिटर को करता है, और ये कहता है इसकी औकात कैसे हो गई हमारे घर के बाहर लेके खड़े होने की, इसकी ये क्यों हो गई। इतना बुरा हाल दिल्ली में ये है। ये मीडिया ऐसा नहीं है, ये तो ये बदलाव ऐसा आया है कि वहां के चपरासी लेवल के लोग जो है फोन कर दे रहे हैं सीधा मालिक को। बहुत बुरा हाल है। जो सेकंड लाइन के या तीसरी लाइन के पत्रकार और संपादक या छोटे हम जैसे लोग हैं, बहुत बुरा हाल है जी। और कोई भी बुरी चीज, देखिए यू कांट लिव इन अ वेरी। मलिक जी, आप अभी तक दैनिक जागरण में है? नहीं मैं दैनिक भास्कर में हूँ सभा जी, और मैं आपको मैंने आपके पिताजी के साथ भी दूरदर्शन में काम किया है, उनके साथ बहुत घूमा हूँ मैं कैमरा उठा के। आप दैनिक भास्कर में हैं? ठीक है। मैं दैनिक भास्कर में हूँ। जी, मैं कंफ्यूज हो रही थी इसलिए, क्योंकि मैंने संजय जी तो बच गए। जब भारत समाचार पे छापा पड़ा था तो मेरे घर पे भी कुछ लोग आए थे, हालांकि मिला नहीं उनको कुछ, मेरे गाँव भी पहुंच गए थे वो। तो मेरे भाई ने कहा वो तो कुछ देता नहीं, तुम ही दे जाओ कुछ। जी विकास जी कुछ कह रहे थे आप? जी विकास तो मेरा ये कहना है कि मीडिया इन्वेंट करेगी, और आज प्रमुखता से अखिलेश जी को या पार्टी अगर फिर से अच्छा काम करती है दूसरे, तो वो मीडिया को मजबूर करेगी अपना काम करने के लिए। सोसाइटी बड़ी डायनामिक है। ये बात देखिए, इन लोगों ने तो कृष्ण और राम में भी भेदभाव करा देना है। अभी मान लीजिए कृष्ण भगवान जी आ गए और कहने लगे कि भाई मैं क्षत्रिय, मुझे यादव। अगर ये बातें होने लगेंगी तो हमारा धर्म भी बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। तो मीडिया धर्म से छोटी है, पर मीडिया अपने आप को रीइन्वेंट करना जानती है, जैसा कि कोविड काल में हुआ। कोविड काल में एक बार अनदेखा। जी विकास जी, मैंने कहा जब अखिलेश जी ने ये दैनिक जागरण पे हमला किया तो मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा जब आपकी सरकार थी तो आपने भी बड़ी सुविधाएं दी थी, लेकिन आप जो हैं वो आप देते। मैंने उनसे सवाल बेसिकली मेरा ये था कि योगी जी तो मुकदमे लिखा दिए उन्होंने, दर्जनों सैकड़ों पत्रकार, और आप पत्रकारों पे कमेंट कर रहे हैं ईमानदार पत्रकार। योगी जी FIR करा रहे हैं और आप ये मजाक उड़ा रहे हैं उनका। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे ये कहा कि आप भी तो मालिकों को देते हैं, जो रिपोर्टर है, जो पत्रकार है, जो फील्ड में है, ऐसा कोई नहीं है जो सच लिखना नहीं चाहता। लेकिन जैसे मैं अखबार का मालिक हूं, मैं अखबार का संपादक हूं, तो मेरा रिपोर्टर वही करेगा जो मैं चाहूंगा। रिपोर्टर खबर लेकर आ रहा है, मालिक डील कर रहा है सरकार से। तो अखिलेश जी को मैंने पहली बार देखा कि वो बोलती नहीं नाम लेकर, उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण तो धंधा कर रहा है, जमीनों का धंधा कर रहा है, मेट्रो बनाई, उसके सारे विज्ञापन ले रहा है। मतलब मैं बिल्कुल, फिर मुझे लगा कि मैं मतलब गलत टेक पे, मीडिया वाले सब मुझे डंडा लेके दौड़ाएंगे कि यार तो पत्रकारों पे सीधा हमला कर रहे थे। लेकिन अखिलेश जी कभी आमतौर पर ऐसा हमला करते नहीं है नाम लेके। कल पता नहीं कि उन्होंने मेरे चैनल पे ऐसा आके कहा। नहीं, मैं कुछ बोलूं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं संजय, वो जानते हैं मीडिया को किस तरह हैंडल, उनके पिताजी भी जानते हैं, आप सब जानते हैं हाँ किस तरह से हैंडल किया जाता है। और मुझे एक एपिसोड याद है टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर, चलिए छोड़िए, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, आप सब जानते हैं क्या हुआ था जब शिवपाल और उनके बीच का जब वो सब, तो अखिलेश जी सब जानते हैं, वो पावर में रह चुके हैं, वो समझते हैं। और मीडिया का आप ये बार बार ये सवाल हम लोग कह रहे हैं, वो जो जैसे कुछ जो लाभार्थी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कहते हैं ना हमने नमक खाया है, कुछ लोग ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया भी तो नमक खा रही है बीजेपी का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी अभी उस भूमिका में है जैसे कि किसी पिताजी के 2-3 बच्चे होते हैं और वो एक बच्चा ज्यादा ऊधम करता है तो एक आध पिताजी उनकी पिटाई कर देते, पर दूसरे घर में उस बच्चे को थोड़ा प्यार से समझाया जाता है। देखिए, द लीडर इज रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ। वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उसका फायदा अपने अनुभव का उठाएंगे। ऑब्वियसली कोई कह सकता है कि अखिलेश जी से मैं उनकी तरफ बोल रहा हूं या प्रभावित हूं। अरे भाई, मैं नहीं बोल रहा, पूरा उत्तर प्रदेश बोल रहा है। आप देख सकते हो कि वो किस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं कहना चाहता हूं मीडिया को लेके, कैथरीन ग्राहम एक बहुत बड़ी मालिक हुआ थी, एक अमेरिका में अखबार था, अभी भी है, वॉशिंगटन पोस्ट।
और द पोस्ट करके 2 साल पहले एक पिक्चर आई थी। उस पिक्चर में अगर आप उस वक्त के उनका जो रक्षा मंत्री मैकनामारा था और निक्सन साहब की जमाना था, अगर आप वो देख लेंगे और उस अंतर्द्वंद को देख लेंगे तो सत्ता के लोगों को भी समझ आएगा और मीडिया को भी समझ आएगा। दिक्कत ये है आज की तारीख में मीडिया कम काम ज्यादा दाम वाली बात में चला गया है। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आई है, बिल्कुल नहीं है तो ये मजा आएगा, इन्वेंटिंग आना। उसमें एक लेडी स्टोरी लिख रही है, उसकी पर्सनल, पर वो 5 बार अपने लोगों से तय कर रही है कि भाई मैं अनलीगल तो कुछ नहीं कर रही, मैं गलत बात तो कुछ नहीं छाप रही। मैं कई बार बैठ के सोचता हूं कि यार ये दौर आज की तारीख में मीडिया में है क्या, कहां चली गई। आज सबा नकवी जी ने कुछ बात की, उस वीडियो को रखा, कितने लोग दिखाते हैं, और अगर सबा जी दिखा भी देंगी तो एक स्टैटिशियन कहेंगे फिर ये हीट्रोजेनिटी नहीं है। आपने एक आदमी से पूछ लिया, एक भैया है जो साइकिल चला रहे हैं, जनेश्वर साइकिल चला रहे हैं और अच्छे लोगों से पूछ रहे हैं। अरे भाई मैं भी मानता हूं कि 4 लोगों के विचार एक असेंबली के विचार नहीं हो सकते, पर हमको कुछ तो दिखाना है ना, क्योंकि उनके नैरेटिव के सामने हमारा नैरेटिव तो छोटा है, हमारा मतलब विपक्ष का। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अंतर्द्वंद का दौर है मीडिया में, और मीडिया को अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए एक आधार चाहिए पड़ेगा। वो आधार वाशिंगटन पोस्ट या इन्वेंटिंग आना और ऐसी तमाम पिक्चरें और सीरीज हैं जो मीडिया की बात, माइकल रूमान या नॉन चॉम्स्की अंडरस्टैंडिंग मीडिया आप पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि यार ये वाली मीडिया आज दिखती नहीं है। जी दूसरी मैं अपनी टीम से कहूंगा कि निधि आपके पास में वो वीडियो है विधायक जी का कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हुए, जरा अगर वो पॉसिबल हो तो दिखा दीजिए। वो तो देख के मजा दर्शकों को लग जाएगा कि अगर वो पॉसिबल हो सके टीम, वो वीडियो अगर आप लोग चला सकते हो तो चलाइए जरा प्लीज। वो उमा शंकर दुबे जुड़ गए हमारे साथ पहले वो वीडियो विधायक चालू रखिए, विधायक चालू रखिए, विधायक चालू एक 2 3 4 वाह विधायक जी, वाह विधायक जी, बहुत बढ़िया विधायक। ये है कौन, इनका नाम क्या है विधायक का, बताइए। इन विधायक का नाम है, एक मिनट बता रहा हूँ आपको, मैं उनका थोड़ा सा स्लिप हो गया, मैं भी संजय भाई इनका तो ऐसा लग रहा है डगमगा रहे थे जैसे इन्होंने पी रखी हो, क्योंकि वो असल में जनता का जो नशा होता है वो यही होता है कि जनता का नशा जो होता है। नहीं, मैं आपसे सच कह दूं, बेचारे उनसे बेहतर हैं जो कह रहे हैं कि खून अलग होता है लोगों का, इंसान का, उनसे तो बेहतर है, माफी मांग रहे हैं। हाँ सभाजी रॉबर्ट्सगंज के विधायक हैं भूपेश जी, अब मुझे लग रहा है वो कह रहे होंगे, भूपेश जी नाम है इनका, रॉबर्ट्सगंज के विधायक हैं ये। मन में भाव और होगा कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो किया धरा है वो योगी जी ने किया, नाम मेरा बदनाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनकी कम्युनिटी क्या है ये सब मुझे मतलब क्यूरियस होंगी मैं कि हाँ तो कौन लोग ह्यूमिलिटी से जाके माफी मांग रहे हैं, कौन धमकी दे रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हाँ कौन से बीजेपी के विधायक माफी मांग रहे हैं, कौन से धमकी दे रहे हैं, कौन से धमकी दे रहे हैं, कौन गाड़ी चढ़ा दे रहा है और कौन माफी मांग ले रहा है। उमा शंकर दुबे जुड़ गए हैं, दूरदर्शन में हैं और बहुत एक्टिव हैं, लखनऊ के कई रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में एक्टिव रहते हैं, और अमित मिश्रा जी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए। उमा शंकर जी, लखनऊ में तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया मामला आज। हम चुनाव आयोग की मजबूरी है, ओपन कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर कह दिया तो पसीने आ जाएंगे। जो मई जून के महीने में गर्मी निकाल रहे थे उनकी तो सब गर्मी लखनऊ वालों ने निकाल दी। लखनऊ में इतना ज्यादा आज क्यों भूचाल आ गया? संजय जी बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ मजबूरियां आयोग की हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत सी बातें नहीं कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि तमाम ऐसे जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो सीटें हैं वो भी इसमें प्रभावित हो रही हैं। अब आप देखिए, एक दिन पहले हम तो ये समझते हैं कि भाजपा को विपक्ष से ज्यादा अपने ही दल को लड़ना पड़ रहा। भाई आप रूलिंग पार्टी हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी इनकी सांसद हैं, एक दिन पहले उनके पुत्र जाके अखिलेश यादव से मिलते हैं और वो
ट्वीट करते हैं। भाई कोई सपा ज्वाइन तो नहीं किया था उन्होंने, लेकिन ट्वीट उन्होंने किया, मुलाकात हुई, और किस सीट के वो दावेदार थे? कैंट के थे। कैंट में क्या जातीय समीकरण है देख लीजिए आप, 1,40,000 से अधिक ब्राह्मण वहां मतदाता हैं। दूसरी चीज, रीता बहुगुणा जोशी वहीं से 2 बार विधायक रही हैं। तो कहीं ना कहीं वोट तो प्रभावित हो रहा है संजय जी, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि देखिए, तो चलिए 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, अपने आप सामने क्या है दिख जाएगा। परिस्थितियां जो है 3 चरणों के बाद चौथे में कुछ स्थितियां संभलने की नजर आ रही थी, लेकिन वो भी वोटिंग का प्रतिशत देख लीजिए, चाहे मतदान में लोगों का रुझान देख लीजिए। आपको बता दूं, जिस तरीके के लखनऊ के हालात हैं, ये तो अगर अगर वास्तव में ये रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो बहुत ऐतिहासिक होंगे ये लखनऊ। विकास जी चले गए। विकास जी कह रहे थे बीजेपी मुश्किल से मुश्किल 2 सीटें जीत पाएगी लखनऊ में। देखिए, सीटों का दावा करना तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई सभी सीटों पर बहुत कांटे की है। अब आप देख लीजिए मध्य की सीट के साथ आप बीकेटी चले जाइए, मोहनलालगंज और जो आपका सुरक्षित सीट है उस पर आप चले जाइए। कहीं अब आप देखिए लखनऊ जो उमाशंकर जी, लखनऊ मध्य में कोई मान ही नहीं रहा था कि मुकाबला होगा, लेकिन मध्य में एकदम अचानक माहौल चेंज हुआ मध्य में ना। मध्य का कहता रहा हूँ, मध्य का माहौल चेंज हुआ। और इसके साथ साथ आप देखिए ग्रामीण सीटें जो हैं, आप बीकेटी में देखिए, संजय जी खुद आप बीकेटी के मतदाता हैं, आप यहाँ का देख लीजिए। सामान्य सरोजनी नगर सबसे हाईटेक चुनाव चल रहा है हमारा। अब आप देख लीजिए कैंट की स्थिति तो कुछ कहना नहीं है। पश्चिम देख लीजिए क्या है हालात, और चूंकि तमाम मजबूरियां हैं जिसको हम अभी कह नहीं सकते। सरोजनी नगर का थोड़ा हिंट दीजिए। सरोजनी नगर में क्या क्या इनपुट है आपके पास? पूरा देश सरोजनी नगर पर निगाह लगा हुआ, राज्यसभा जी ने पूरी जनपद बता दी अभी। देखिए मैं बताऊं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे हाईटेक चुनाव सरोजनी नगर को। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस स्तर के नेता कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, स्टेट स्तर के प्रभारी रहे हैं, वो विधानसभा स्तर में सिमट गए थे प्रचार प्रसार में। ये स्थिति देखिए, राजनीतिक जो समीकरण है, पता चलता है कि बड़े बड़े लेवल पर बैठ करके चुनावी बूथ लेवल तक की मीटिंगें बैठकें होती थी। बूथ की आपका हाईटेक का मतलब क्या है उमाशंकर जी? हाईटेक मतलब क्या? लोग बहुत थे कि व्हाट्सएप वगैरह? क्योंकि मैं भी गई थी, आप समझा दीजिए थोड़ा। लोग वहां बहुत थे, और बहुत से वो लोग थे जो वहां के मतदाता नहीं थे। हाँ, वो चुनाव थे। और सरकारी तंत्र सोचिए, 2-2, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर एक प्रत्याशी के लिए लग जाता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो बहुत प्रभावशाली है। और आपको बता दूं, सिर्फ ईडी में नहीं रहे, राजनीति में आए हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजेश्वर सिंह की भूमिका किस स्तर तक होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सबसे हाईटेक, सबसे प्रभावशाली चुनाव अगर कहीं हुआ है तो लखनऊ की सरोजनी नगर की उस सीट पर हुआ है, जहां 80-90 हजार 1 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं। हालांकि वो शारदा शुक्ला जी तो चले गए, अब देखिए वो कितना वोट लेके गए और कितना प्रभाव देते हैं। अभिषेक मिश्रा है, अभिषेक एक प्रभावशाली व्यक्ति, वो भी मंत्री रहे, तो उनका भी एक अपना प्रभाव है। लेकिन अब चूंकि वोट तो अब बॉक्स में आपके जो मतदान सब तो हो चुका है, ये क्या रिजल्ट होगा ये 10 तारीख को सामने आएगा। लेकिन संजय जी, जो वास्तव में लखनऊ, क्योंकि लखनऊ एक कहा जा सकता है कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, और लखनऊ के साथ साथ ये जो हमारे 59 जो सीट पर मतदान हुए हैं, इसमें 51, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 51 सीटें भाजपा के हाथ में थी, 4 सीटें सपा, 3 बसपा के पास थी। तो ऐसी परिस्थितियों में सपा और बसपा को कुछ खोने को है नहीं, लेकिन जो कुछ खोने के हैं, जो रिजल्ट है, जो क्योंकि देखिए लड़ाई त्रिकोणी चकोणी कहीं नजर आई, सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई इस बीच में नहीं है। तो जब 2 लोगों की लड़ाई रही है इस बीच में, और उन परिस्थितियों में जो लखनऊ के हालात हैं, ये तो निश्चित तौर पर रिजल्ट जब आएंगे 10 मार्च को, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित जी। पहले दूसरे जैसा चरण जो था, सोचा था कि चौथे चरण में कुछ दिन अच्छे हो जाएंगे, घेरा ठीक हो जाएंगे। चौथे चरण ने तो बिल्कुल भूचाल ला दिया। मेरे 1-2 मित्र हैं, वो कह रहे थे पता नहीं क्या क्रांति हो गई। और इस बीच में कल अखिलेश यादव ने एक बड़ी पहल और कर दी। मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, अचानक क्या लगा उनको, वो गोदी मीडिया पे शुरू होकर दैनिक जागरण का तो नाम भी ले दिया उन्होंने। मेरे इंटरव्यू में मैं चौंका कि क्यों इस तरह सीधा हमला कर रहे हैं। तो जो लक्षण चल रहे हैं, अगर यही नतीजे में आए तो ये गोदी मीडिया क्या करेगी? क्या लग रहा है अमित जी? आप बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग
जो गोदी मीडिया वाले वो क्या करेंगे? संजय जी, अभी तो पहली बात इलेक्शन के बाद एक सर्वे आएगा कि मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो अभी तो पहले उसका इंतजार करिए, और उसके बाद जो ये चौथे चरण वाला जो मामला बता रहे हैं ना, ये नैरेटिव एक्चुअली ये बीजेपी का ही अपना नैरेटिव था, क्योंकि उनको पता था और यही नैरेटिव उन्होंने सारा आगे पुश भी किया और सबने आगे चलाया। तो ये ऐसा कुछ था नहीं कि चौथा चरण जो है वो कोई उनके लिए कोई बहुत खास हो जाएगा या कुछ वहां बहुत कुछ अभूतपूर्व होने लगेगा। हाँ, एक बात की और टेस्टिंग होगी चौथे चरण में, क्योंकि चौथा चरण जहां हो रहा है, मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ जो बहुत अति पिछड़ा है, जिला हरदोई, जहां आज इलेक्शन हुआ, और वहां पर और आसपास की भी जितनी सीटें हैं ना, वहां पे बहुत किसान गरीब है, छोटी छोटी जोत वाला किसान है। और आप एक चीज देखिएगा, जो लाभार्थी वोटर का जो टेस्टिंग है ना, वो भी इनके इसी इलाके में हो जाएगी। कोई भारी लाभार्थी है इस पूरे इलाके में, जो उनका चाहे वो राशन लेने वाला हो, चाहे वो किसान सम्मान धनराशि लेने वाला हो, जो कि पिछली बार जिसने बहुत वोट दिया था। और लेकिन इसमें एक वो भी वर्ग है जो कि पशुओं से भी पीड़ित है, वो भी इसमें बहुत बड़ा वर्ग है, और छोटी छोटी जोत वाले किसान है, बहुत परेशान है। मैं तो क्षेत्र में भी था लगभग 15 दिन पहले, तो और मैं बता रहा हूँ, मैं तो ट्विटर पे 1 साल से लिख रहा हूँ, 1.5 साल से, कि इनको गैया जो है ना, जो गाय जिसको लेके इनका पूरा मूवमेंट चला है, वो गाय ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनी। आपको बता दूं, गाय ही लेके जाएगी। मतलब भाजपा ने जो गाय को लेकर के जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया है, और वो एग्रेशन ही उल्टा पड़ेगा उनको, और गाय ही उनके लिए सबसे बड़ा बाधक बनेगी, उनके पूरे जो इलेक्शन कैंपेन में उनको रुकावट डालने। तो ये जान लीजिए कि गाय और सांड ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाले हैं आगे आके। और वो मोदी जी ने स्वीकार कर लिया इस बात को कि हाँ, गाय के लिए हम कुछ अलग से करेंगे और हमें करना चाहिए। ये पिछले 4 साल से 5 साल से 4 साल से लोग लगातार कह रहे थे कि गाय की समस्या है, और पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ज्यादा, 19 के बाद से। तो इसलिए अब ये तो भूल जाइए कि जो है कुछ मोमेंटम बनेगा या वैसे होगा। अब ठीक है, मीडिया में जो चलेगा मेन स्ट्रीम में वो अपना चलाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने कंपल्शन है चलाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले चरणों में भी कुछ ऐसा अभूतपूर्व होने वाला है कि बहुत बीजेपी का टर्न अराउंड हो जाएगा। और आप उनके नेताओं के बयान भी सुन लीजिए, उनके चेहरे के भाव और उनके दावे आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगे कि वो कितना बेमन के दावे कर रहे हैं। देखिए, नेता और कार्यकर्ता का चेहरा बता देता है उसका दावे में कितनी दम है। जबकि 17 के इलेक्शन में दिख रहे थे सबके, और इस बार भी दिख रहे हैं। चाहे जहां भी दावा करें, चाहे वो फेसबुक ट्विटर पे हो, सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो और मीडिया में हो, तो अब बॉडी लैंग्वेज समझ लीजिए उनके चौथे चरण में आते आते अब तो तोते उड़ चुके हैं। इसलिए अब बॉडी लैंग्वेज आपको दिखने लगी होगी कि वो किस तरीके की है, उल्टे सीधे बयान देना। और दावे करने में तो कुछ नहीं, आप 400 सीट का भी दावा कर सकते हैं। तो इसलिए, और मीडिया चलाएगा भी मेन स्ट्रीम जो चलाने वाला है। तो इसलिए अब चौथे में तो बिल्कुल फ्लैट है। बाकी अब देखते हैं आगे 5वां, 6वां, 7वां देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात। चलिए संजय जी, मैं निकलती हूँ अब। लेकिन लास्ट चीज में, सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं, आप देखिए सेफोलॉजिस्ट भी चला रहे हैं। और जो अमित जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हर जगह सांड और गाय, हर जगह यही सबसे बड़ा कंप्लेंट है। अगर अर्बन वोट भी, शहरों का भी वोट भी गया है, तब तो बीजेपी बहुत मुश्किल में है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप ही जानते हैं सब कुछ। मुझे कुछ खबरें नहीं है। बाय। केपी मलिक जी, 10 मार्च को ठीकरा किसके सिर पे फूटेगा? दिल्ली दरबार या यूपी दरबार? क्या कहा जाएगा 10 मार्च को? देखिए संजय जी, जैसे हमारी आपकी लगातार बात होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। और मैंने आपको शायद बताया भी था कि एक चैनल पे चर्चा हो रही थी, और हमने ये कहा था कि भाई अगर थोड़ा बहुत इज्जत बचती है तो इनके उससे बचेगी। और मुझे 15 मिनट में फोन आ गया था, वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। और ये अमित जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनके भाषण बता रहे हैं, उनके जिस तरह से निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही। मैंने तो कहा भी 2 मिनट पहले आपके चैनल पे कि हैरान है हम देख के कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रबंधन के लिए जानी जाती है, जिस कोऑर्डिनेशन के लिए जानी जाती है, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। उसके तमाम एग्जाम्पल आपके सामने। अब आप मुझे बताइए कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी की घटना हुई है। अब भैया इनको लगातार किसान कह रहे हैं कि इनको रिजाइन करवाइए, इनको हटवाइए। आप रिजाइन तो करा नहीं रहे, उल्टा रोड शो करा रहे हैं उनका। तो मतलब नमक छिड़क रहे हैं उन किसानों के जख्मों पे। तो वो क्या करेंगे किसान? दूसरी चीज ये अमित जी ने जो कही है कि ये सबसे बड़ी समस्या, मैं सांड की समस्या को मानता हूँ, जो आवारा पशु जिसको हम कहते हैं उसकी समस्या को मानता हूँ। और उसकी 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा भाई भी खेती करता है।
और हमारे गांव में अभी एक ऐसी घटना हो गई कि अभी हमारे यहाँ क्या है, गेहूं की सरसों की फसल है, गन्ने की फसल को तो ये पशु ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते, लेकिन सरसों की गेहूं की जो फसलें हैं उनको बड़ा नुकसान करते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, लाठी लेकर बैठते हैं वहां रात को जाके, किसान 2-2 किसान चले जाते हैं इसके उसके। अब इनके यहाँ 3 पशु आके घुस गए खेत में, तो लाठी मारी, वो पड़ोसी के यहाँ चले गए, उनका खेत चलना शुरू हो गया। बोला साले तूने मेरे खेत में क्यों घुसा दिया इनको? तो ये दोनों आपस में लट्ठम लट्ठा, उधर पशु पूरा खेत साफ कर गए, इधर इनका जो है थाना कचहरी चौकी हो गया इनका। तो ये जो समस्या किसानों की हो गई है, ये किसानों की समस्या का बदला लेने के लिए अब ये अपना वोट की चोट से जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे रहे हैं। दूसरी चीज इसमें ये, मेरी एक किसान से बात हुई, बोला भैया वो पढ़ा लिखा किसान था, उसने कहा कि ठीक है हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौ हमारी माता है, हम तो गौ की सेवा कर रहे हैं, ये जो सांड है हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी का क्या करें हम? तो ये जो पिताजी हैं, पिताजी को आवारा छोड़ दिया गया है, ये तो ये हो गया कि हमने पिताजी की पूरा जीवन कमाई खाई और बाद में उनको जो आवारा छोड़ दिया, इनको कहीं वृद्धाश्रम में ही भेज दो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो किसान जो है, बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखेंगे संजय जी कि हरियाणा से यूपी में 5 गुना रेट है बिजली का, गन्ना किसान को गन्ने का रेट नहीं मिल रहा है, वो भूल गया सारी समस्याएं, वो किसान अपनी पुरानी एमएसपी आंदोलन सब भूले पड़ा है और वो लाठी लेके पशुओं के पीछे घूम रहा है। और वही लाठी जो है भाजपा नेताओं के पीछे भी लेके घूम लेता, लाठी तो एक ही है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वो स्थिति का नतीजा 10 मार्च को आपको मिल जाएगा, और ठीक रहा तो एक दूसरे फोड़ दे। और देखिए संजय जी, आप देखें, मैं पहले भी कहा कि ये सबसे बड़ा जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी है वो भी समझ जाएगा कि एक केंद्रीय मंत्री और एक आपके प्रदेश के प्रचंड मंत्री जिनको आप कहते हैं, सुरेश राणा जी अगर कहते हैं मेरे 40 बूथ कैप्चर हो गए, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं 50 बूथ कैप्चर हो गए, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। जी बहुत मजेदार बात है केपी मलिक जी। अभी अवनीश अवस्थी जी का एक मैसेज आया है कि IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी 2 करोड़ 15 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी की एक प्लॉट है, उसको कुर्क कर लिया गया है। मतलब अब चुनाव में सुबह किया होगा इन्होंने, अभी किया है इन्होंने बेचारों ने। तो अब क्या फायदा, राउंड तो खत्म हो गया, सुबह करते तो कुछ फायदा होता है। अभिषेक ये चुनाव के बाद 7 बजे मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति कुर्क होने का ये अवनीश अवस्थी जी का मैसेज क्या इशारा कर रहा है? अनम्यूट करिए, क्योंकि बहुत मजेदार है ये। इस समय ये मैसेज आना मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। और टाइम क्या है इसका, मैं 1 सेकंड टाइम देख के बता रहा हूँ, शाम के 7:12। मतलब चौथे चरण की रिजल्ट आगे महाराज जी, तो महाराज जी ने कहा गुस्से से लाल पीले, करो मुख्तार अंसारी की कुर्क। और मैच से जाकर हनुमान जी का, रामचंद्र जी के हनुमान, अवनीश अवस्थी जी का कि उनकी पत्नी जो है और उनकी संपत्ति कुर्क हो गई। क्या मतलब है इस मैसेज का? संजय जी, अभी 20 मिनट नहीं बीते, मैंने आपसे क्या कहा कि जो हताशा है और ज्यादा सांप्रदायिक रूप में ही सामने आएगी। अभी आपने हिजाब देखा था, मैंने यही वर्ड यूज किया ना। मुख्तार अंसारी के पीछे अंसारी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की कोशिश से बाज नहीं आएंगे। और मुझे 2-3 चीजें याद आ रही है, मैं सिलसिलेवार ढंग से कम शब्दों में आपके सामने रख देता हूं। एक, मैं ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 10 मार्च के बाद भाजपा में गेरुआ वस्त्र पहने व्यक्ति की नाराजगी भाजपा के नेताओं पर बड़ी भारी पड़ती है। उमा भारती वाली फुटेज अभी भी यूट्यूब पर है। योगी आदित्यनाथ की फुटेज कभी भी आ सकती है 10 मार्च के बाद। इस तरह की जो उमा भारती वाली फुटेज आई थी, याद है ना, भाजपा नेताओं को नाम से, लाइन से नाम लेते हुए, नाम लेके दौड़ा दिया था उन्होंने जी, वो फुटेज कभी भी सामने आ सकती है। दूसरी चीज, एक आदमी की लॉटरी खुल सकती है, वो है राजनाथ सिंह। मैं पिछले 15-17 से या 20 साल से मैं देख रहा हूं कि बीजेपी जब भी संकट में पड़ रही है, राजनाथ नाम केवलम होता है। जिन्ना विवाद हो, अडवाणी से कुर्सी छिन्नी हो तो राजनाथ, पूर्ति ग्रुप में नितिन गडकरी फंसते हो तब राजनाथ, बिहार में सुशील मोदी को डिप्टी सीएम ना बनने के लिए मनाना हो तब राजनाथ, गडकरी को मनाना हो कि भाई देवेंद्र फडणवीस का विरोध मत करो, मुख्यमंत्री बनने दो उन्हें, तब राजनाथ। अब फिर एक बार बीजेपी क्राइसिस में फंसती है तो राजनाथ सिंह की लॉटरी खुल सकती है। भले ही अभी उनको ट्रोल किया जा रहा हो, उनसे नौकरी मांगी जा रही हो कि सेना की नौकरी कब आएगी। तीसरी चीज, अभी पंजाब का क्राइसिस आपने देखा होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ढेरों इंटरव्यू आपने देखे होंगे कि सोनिया गांधी ने जब उन्होंने फोन किया तो क्या कहा, कैप्टन आई एम सॉरी। सबसे पहले जेपी नड्डा की कुर्सी पर आंच आएगी चुनाव के बाद,
मोदी अमित शाह पर बाद में आएगी। और यदि जेपी नड्डा की जगह संघ अपना व्यक्ति बिठाने में कामयाब हो गया तो किसी भी दिन मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं, मोदी आई एम सॉरी। नरेंद्र मोदी की जानकारी के बिना भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई जा सकती है। और बहुत लोगों को लगेगा कि मैं एग्जैगरेट करके ये बात कह रहा हूं, लेकिन संघ बहुत बेमुरव्वत के साथ पेश आता है किसी भी व्यक्ति के साथ जब उसे किसी को हटाना होता है, किसी से पल्ला झाड़ना होता है। योगी आदित्यनाथ को संघ ने आगे बढ़ाया है और आरएसएस आज की तारीख में दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ की हार के बाद उसे अभी आगे 20 साल आगे की राजनीति करनी है और नरेंद्र मोदी अमित शाह के भरोसे वो नहीं रुकेगा। सबसे पहले वो बीजेपी पर से अपना वो ग्रिप मजबूत करेगा। केपी मलिक जी, ये जो अभिषेक जो हैं ये जले पे नमक छिड़क रहे हैं क्या? आज बेचारे वो एनालिसिस आया होगा किस जिले में क्या सीन है और ये ऐसी बातें करके और इनका ये मई जून में अभिषेक जो है ना ये ऐसी चीजें निकाल के मई जून में ही शिमला बनाने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। मई जून में शिमला में टेम्परेचर होता है। हाँ, अभिषेक जी बहुत तथ्यात्मक और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, जो संघ के या भारतीय जनता पार्टी की होती है उनका कहना यह है कि अगर 26-27 लोकसभा के व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 80 लोकसभा के व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री है उन पर तमाम अडानी अंबानी और दूसरे आरोप लगते हैं, उनके ऊपर तो नहीं है बाबा के, ये बाबा की गलतियां थोड़ी सी है ठाकुरवाद की और ये वो, बाकी कोई बहुत बड़ी गलती तो बाबा के ऊपर आरोप नहीं है। बाबा के ऊपर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई बहुत बड़ा करप्शन का आरोप तो नहीं है। और ये भी जाहिर है कि बाबा जो है आरएसएस की पसंद है और ये भी जाहिर है कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है उनसे कहीं ज्यादा हिंदूवादी हैं आपके बाबा। तो बाबा को यूपी से उठा के दिल्ली लाने का एक बढ़िया मौका है। और जैसा कि कहा कि जब बीच में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, उस गर्मी को शांत करने के लिए या बर्फ को पिघलाने के लिए राजनाथ जी आते रहते हैं बीच बीच में, तो हो सकता है कि नड्डा जी की जगह राजनाथ जी को चार्ज दे दिया जाए और राजनाथ जी के जो है सरपरस्ती में ये चीजें शुरू कर दी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा संजय जी मैंने पहले भी कहा था कि इस 10 मार्च का इंतजार खाली विपक्षी नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग ज्यादा कर रहे हैं, चाहे वो गडकरी जी हो, चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे वो वरुण गांधी हो और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं पता आपको। वो नाम पता चलेगा बाद में 10 तारीख के बाद जब वो क्रांतिकारी बन के हमारे आपको फोन करेंगे या दिखेंगे आपको बोलते हुए बाइट देते हुए। बिल्कुल ठीक है। ये 10 तारीख जो है बहुत बड़ी निर्णायक तिथि है ये और ये खाली यूपी के लिए नहीं है संजय भाई, ये देश के लिए है। ये 10 मार्च देश की जो राजनीति है उसकी जो अगली जो धारा बहेगी, जो नदी निकलेगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, वो तय होगा कि किस ओर जा रही है वो, ये मान लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये बीच में अमन संधू जी जुड़ गए हैं लखीमपुर से। अमन संधू जी जाना माना चेहरा है किसान आंदोलन का। अमन संधू जी बहुत सारे वोट पड़े हैं आज तो लखीमपुर में, गुस्से के वोट है, प्यार के वोट हैं। टेनी जी महाराज के क्या हाल है, थोड़ा पूरा समरी बताइए आज के चुनाव की। हाँ जी, सभी को पहले तो नमस्कार। हालत अभी इस समय बीजेपी की बहुत खराब है और इनका हर जगह अभी कल अपने हमारे यहाँ क्षेत्र के जो हमारा पलिया क्षेत्र पड़ता है, यहाँ रोमी सानी जी विधायक थे पूर्व से पहले भी, तो इनको ये रात में भगाया भी गया है। ये शायद पैसा वैसा बांटने गए थे किसी गांव में, तो गांव वालों ने इनको पकड़ के भगाया वहां से और इसकी वीडियो भी वायरल हुई है। और इसी प्रकार इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और जो तुकुनिया कांड है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा यहाँ पे इलेक्शन में। और उसके बाद जो आपके जानवर हैं, छोटे जानवर और शिक्षा और हॉस्पिटल के नाम पे, तो स्वास्थ्य के नाम पे तो लखीमपुर खीरी में कुछ भी नहीं है। और आपका शिक्षा भी है और सुरक्षा लोगों की वो भी, और बाकी जो आपका जो बीजेपी से जो हमारे जैसे सभी किसान नाराज हैं, एमएसपी पे गारंटी पे भी, क्योंकि अभी वादा खिलाफी जो सरकार ने की है उस पे भी हमारे किसान भाइयों में काफी अभी रोष है। अमन जी, ये आज टेनी महाराज कहाँ रहे, उनके बेटे कहाँ रहे? उनके बेटे ने क्या आज लोगों के बीच में गए, प्रचार किया, मतदान की अपील करी? नहीं, उनका तो नहीं है। अपने जो हमारे सांसद जी है, इन्होंने तो वोट सुबह डाला है, निगासन में इनकी वोट पड़ती है, वहां इन्होंने वोट डाला। लेकिन इनके आशीष मिश्रा
आज शायद बाहर नहीं आए, जो भी अभी शाम तक न्यूज के बारे में न्यूज से ही मेरे को मालूम हुआ कि शाम तक ये अभी बाहर नहीं निकले हैं। अमन जी, ये जो आशीष मिश्रा की जमानत हुई है, वो जेल से बाहर निकले हैं, इसको कोई असर पड़ा है लखीमपुर में और आसपास के इलाकों में वोटिंग पे? हाँ जी, फर्क तो जरूर है, फर्क है। और बाकी अभी हम लोग अभी थोड़ा आचार संहिता भी जैसे लगी हुई थी, थोड़ा कोविड वाला तो अभी चलो थोड़ा कम हो गया, और इसके बाद अभी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं इसके बारे में, इसके लिए। किस चीज के लिए आंदोलन करने वाले हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आपका इनकी याचिका जो है दायर कर दी गई है, और बहुत जल्द हम लोग आगे कोई रणनीति जो बना के इनके अंदर फिर भेजने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारे बीच इस बीच में मुजफ्फरनगर से अनिल रॉय जी जुड़ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाना माना नाम है पत्रकारिता में, बहुत मुखर संपादक हैं एक अखबार के, बहुत एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिकली बहुत नॉलेज रखते हैं और लगातार किसानों से और पूरे मूवमेंट पे निगाहें बनाए रखे थे और पल पल की खबरें हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दी थी। अनिल जी, चौथे चरण की क्या सूचनाएं आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? संजय जी, चौथे चरण की सूचनाएं आपके यहाँ जो लोग दे रहे थे उन्हीं से मिला, या जो सूत्र मिले हैं, ये माना जा रहा था कि पहला, दूसरा, तीसरे के बाद चौथे चरण से भारतीय जनता पार्टी रिवाइव करेगी और चौथा और पांचवा चरण भाजपा के लिए बहुत अच्छा होगा और जो पहला नुकसान है वो भरपाई कर लेगी। लेकिन जैसी सूचना मिल रही है उतनी भरपाई शायद नहीं हुई है जितने की उम्मीद है। होगा क्या, अभी चल रहा है मतदान थोड़ा बहुत काफी जगह भी, लेकिन लगता यह है शायद उतनी भरपाई नहीं हो पाई है। चुनाव बड़े नजदीक के हैं। आज के में एक बात जो थी कि जो पश्चिम में नहीं थी, पूर्वांचल में महसूस की जा रही थी कि लाभार्थी वाला फैक्टर काम करेगा। आज जितने लाभार्थियों से बात की, उन लाभार्थियों ने मोदी जी की बात की, योगी जी की बात की, लेकिन संयोगवश उसमें से 95% लाभार्थी वो थे जो भाजपा के कोर वोटर थे। कश्यप था या दलित था, पिछड़ा था, वो भाजपा का वोटर था। मुझे लगता है जो लाभार्थी फैक्टर है वो किसी मुसलमान पे प्रभाव नहीं था, वो किसी यादव पर प्रभावी नहीं था। लाभार्थी जो फैक्टर है, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है, उस पर जाति हावी रही है, धर्म हावी रहा है, जो भाजपा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस जाति का जो वोटर था, अगर लाभार्थी भी था तो उसको एक एक्स्ट्रा, और उसने कहा कि मैं तो लाभार्थी हूं इसलिए मोदी जी को वोट दे रहा हूं, इसलिए योगी जी को वोट दे रहा हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो माना जा रहा था कि लाभार्थी के नाम पर मुसलमान भी और सब लाभार्थी एक तरफा वोट दे देंगे, नमक का कर्ज अदा कर देंगे, शायद वो नहीं हुआ है। और लाभार्थी जो जाति भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी वो रही है। कुर्मियों में बंटवारा था, पासी भाजपा के खिलाफ गए हैं, जो भाजपा के लिए नुकसानदायक है। अब भाजपा की उम्मीद मुझे लगता है दलित वोटों पर ज्यादा है। यदि दलित भाजपा के पक्ष में ठीक स्विंग हो जाएंगे तो वो चुनाव को भाजपा के अनुकूल बना सकते हैं, अन्यथा दिक्कतें बहुत है। चुनाव बहुत नजदीक के हैं, कड़े संघर्ष हर सीट पर है। मैं एक चीज, अभिषेक, डाटा आपके पास ज्यादा रहता है, मैं उसी डाटा के आधार पर बात कर रहा हूँ कि जब मायावती की सरकार थी तो मायावती सरकार, जहां तक मुझे याद आया, उसने सूची जारी करी थी चुनाव से पहले कि हमने 11 करोड़ को लाभार्थियों को दी, अलग अलग, वो चाहे किसी को शादी के अनुदान मिल रहा हो, किसी को कोई अनुदान मिल रहा हो, वो सब लाभार्थियों की सूची में शामिल था कि हमने इतने लाभार्थी दिए। अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव ने कहा कि हमने शायद 18 या 19 करोड़, हमने 19 करोड़ लाभार्थी पैदा किए और 19 करोड़ लोग हमारे हैं जिनको हमने लाभार्थी के रूप में मदद करी। उसके बाद में बीजेपी आई, उसने कहा 30 करोड़ लोग, हमने 30 करोड़ लोगों को लाभ दिया है। तो अगर इसमें से 10% भी वोट कर रहे होते तो किसी दूसरे की वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सरकार जो लाभार्थियों के सोचती है, लाभार्थी लेके हमें वोट करेगा। इस बार तो लगातार जो टीम हमारी गांव में थी वो ये कह रही थी कि 5 किलो अनाज दिया है और 50 किलो चढ़ गया है सांड देव का। जो पिट्टी का तेल, जो सरसों का तेल और जो पेट्रोल और जो डीजल है, इसने जीना हराम कर दिया। इससे ज्यादा पैसा हमसे ले लो लेकिन हमें इनसे मुक्ति दिला दो। तो जो लाभार्थी का ये सोचती है पार्टियां रूलिंग, अभिषेक, क्या वो लाभार्थी वास्तव में इतना कन्वर्ट होते हैं? आपका शोध क्या कहता है? अभी जितने एग्जाम्पल आपने दिए उसमें एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, और वो मैंने खुद देखा है। मनरेगा जब लॉन्च किया गया, रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनके मंत्रालय का था, और शुरुआती 2-3 सालों में पूरे देश को पता है सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूर का पैसा बिहार को मिला। और 2009 का लोकसभा चुनाव आया तो जानते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह खुद हारते हारते जीते।
बिहार देश का इकलौता राज्य था जो लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा था। 40 में 32 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस को मिली, 4 सीटें मिली थी राष्ट्रीय जनता दल को, जिसमें रघुवंश प्रसाद सिंह 2 या 3 हजार मतों से जीते थे। तो ये लाभार्थी योजना ऐसे चलती है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, मायावती का आपने जिक्र किया 11 करोड़, या अखिलेश यादव ने 19 करोड़ लाभार्थियों की बात की। इस देश में सबसे बड़ा लाभार्थी योजना किसने चलाया? सबसे बड़ी लाभार्थी योजना यदि आप देखें तो सबसे बड़ी लाभार्थी योजना PMRY के नाम से PV नरसिम्हा राव ने चलाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या हालत हुई थी? उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों मिलकर के 6 या 7 सीटें मिली थी लोकसभा में 96 में। लाभार्थी योजना आप देख रहे हैं ना, जिन लाभार्थी, अंत्योदय योजना भैरव सिंह शेखावत ने सबसे पहले लागू की, क्या हुआ उनके साथ? वो अगला चुनाव हार गए। तो ये लाभार्थी योजना देखिए, कम्युनिटी कंसंसनेस हमेशा बेनिफिशियरी कंसंसनेस पर हावी होती है। लाभार्थी चेतना के ऊपर सामुदायिक चेतना हमेशा हावी होती है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप म्यूट हैं। हमारे बीच में आनंद राय जी जुड़ गए हैं। गोरखपुर से आनंद राय जी, आपको आवाज आ रही होगी मेरी। क्या क्या परिदृश्य दिख रहा है पूरे सीन का आसपास? आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आपने सब घूमा है, टोटल क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? आप म्यूट हो गए फिर। आवाज आ रही है? हेलो, अरे आनंद जी बताइए बताइए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जैसे पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आपने देखा है कि जनता ने सत्ताधारी दल को उठा के पटक दिया और बुरी तरह पटका है, वही इस बार भी होने जा रहा है। अभी अभिषेक जी लाभार्थी योजना की बात कर रहे थे, तो मैं भी चूंकि गांव से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि लाभार्थी योजना में जो राशन की अगर बात कर लें, तो जो निचला तबका है उस तबके में भी बहुत बड़ा डिवीजन हो गया है इसको लेके ही, राशन और ये सब चीजों को लेके। वो कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और वो नौकरी करते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम जितने नौकरी पेशा लोग हैं, ये हम लोग पुरानी पेंशन हमारी हटा दी जाएगी, क्योंकि हम लोग 2004 के बाद के नियुक्ति हमारी हुई है। तो उनमें ऐसा डिवीजन है कि जो एकदम लेबर क्लास है, जो कुछ नहीं कर सकता, अनस्किल्ड पर्सन है, वो पूरी तरह राशन से प्रभावित है, वो भाजपा की तरफ जा रहा है। और जो उसमें पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी पेशा है, वो विकल्प देख रहा है कि भाजपा को कौन हरा रहा है कि मेरी पुरानी पेंशन हमारी आ जाए और हमारे आरक्षण का हमारा नुकसान ना हो, वो इस चीज को देख रहा है। अच्छा, इसके बीच में जो युवा हैं अनुसूचित जातियों में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, कि जो युवा हैं उस वर्ग के, वो अपने रोजगार को लेके बहुत मुखर हैं, तो वो भी बीजेपी को हराव वाली स्थिति में चल रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है, जरा आप उसको फोटो देख लीजिए या लोगों को भी दिखा दीजिए। गोरखपुर में 2-3 दिन से कुछ बड़ी अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं क्या है कि पूरे शहर में, योगी आदित्यनाथ का ये शहर है, पूरे शहर में आजकल 17 तारीख के बाद से पोस्टर लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, जिसमें सिर्फ मोदी जी हैं और उनके स्लोगन हैं। योगी जी उस पूरे फोटो और स्लोगन और नाम से गायब हैं। शहर में मैं कम से कम 8-10 पोस्टर इस तरह के देख चुका, और कितने लगे होंगे मैं 2-3 दिन में नहीं देख पाया। उसमें नीचे जो है, उस पोस्टर के नीचे बाकायदे जिलाधिकारी ने परमिशन दिया हुआ है, उसका नाम कितने तारीख को है, ये सब कुछ लिखा हुआ उसमें। उसमें से 3-4 पोस्टर मुझे ऐसे मिले जो परसों लगाए गए और कल फाड़ दिए गए। ये पोस्टर भेजे हैं, अगर देख पा रहे हो दर्शक, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, उसमें से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ गायब है। अनिल जी मैं बताता हूँ, अनिल जी मैं बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। कारण वही है जो संजय जी और बाकी लोग, आप लोग सब लोग बताते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कल्याण सिंह बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बन गए। अभिषेक ने सबसे जो भी आप कहिए, अभी यहाँ एक र्यूमर है, अभी मैं
मैं आज ही इस र्यूमर को सुना हूं कि प्रधानमंत्री जी की गोरखपुर में ही सभा थी, जिसको उन्होंने ऐन वक्त पे कैंसिल करके देवरिया में शिफ्ट कर दिया है। क्या मतलब है आनंद जी? कुछ और बताएंगे गोरखपुर में इन सब चीजों का मतलब क्या हो सकता है? और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। मैं परसों अभी यहाँ का जो हृदय स्थल है वहां पे था, गोलघर जिसको कहा जाता है गोरखपुर का। वहां पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, सुभावती शुक्ला जी का। वहां पे करीब 400-500 युवा, जिसमें हर जाति बिरादरी के लोग थे, वो लाल टोपी लगा के नारा लगाते हुए शहर के इन हिस्सों में, जिसको हृदय स्थल कहा जाता है, वहां पे निकल रहे थे और वो नारा लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे कि उपेंद्र शुक्ला अमर रहें, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कुछ अद्भुत का इशारा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आदित्यनाथ की पूरी टीम हिंदू युवा वाहिनी, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम, भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी, गोरखनाथ पूर्वांचल विकास मंच, जो भी इनके जितने भी संगठन हैं, वो लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद जो स्थिति बन गई थी कि इनका ये कहना था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए थे, मैं आपको बताऊं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख, एक एक बूथ, एक एक कार्यकर्ता, एक एक घर घर जा रहे हैं। वो कहीं से भी इसको हल्की लड़ाई नहीं मान रहे हैं। कुछ बहुत अद्भुत हो रहा है जिसको कहा नहीं जा सकता। कुछ मेरे मित्र हैं जो दोनों तरफ दोनों खेमे में हैं, तो वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ भले जीत जाए, लेकिन उनकी लाखों की जीत हजारों में हम लोग लाके छोड़ेंगे। आनंद राय जी, गोरखपुर में एक और बड़ी बात हो रही है, दो बातें हो रही हैं। मुझे कल पता चला है ब्राह्मण बहुत तेजी से सुभावती शुक्ला के पक्ष में लामबंद हो रहा है, क्योंकि गोरखपुर की जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई थी, वो लड़ाई बाद में बढ़ती चली गई और इस समय बहुत बढ़ गई। तो मुझे पता है कि ब्राह्मण योगी लामबंद हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात एक और ज्यादा चर्चा में आ रही है, वो ये आ रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को का जो अंतर है, क्या वो राधा मोहन अग्रवाल के अंतर को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं और जो मार्जिन उनका राधा मोहन अग्रवाल से कम रह जाता है, तो ये नैतिक हार होगी योगी आदित्यनाथ की। और जो प्रधानमंत्री बनने चले थे तो कहा जाएगा कि तुम्हारे पहले जो विधायक था, तुम उतने अंतर से भी नहीं जीत पाए। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि अगर जीतते हैं तो जो जीत का अंतर होगा वो राधा मोहन अग्रवाल से ज्यादा हो। राधा मोहन अग्रवाल क्या कर रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है? राधा मोहन अग्रवाल जी इस समय दिन रात बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, अपनी टोली लेके निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, अंतर राधा मोहन अग्रवाल का ज्यादा होगा या योगी आदित्यनाथ का ज्यादा होगा? अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के शहर में उनको पोस्टर से गायब कर दिया गया और कुछ पोस्टर उसमें से प्रधानमंत्री का पोस्टर फाड़ दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। इनको पूरा तरह निपटाने का प्लान ये लोग बना चुके हैं। अब वो किस स्तर तक ले जाएंगे, मेरे देखने के हिसाब से ये जो अंतर वाली बात है, इस समय ये बहुत प्रमुखता से चल रही है गोरखपुर में कि योगी आदित्यनाथ जी भले जीत जाएं, लेकिन उनको लाखों की जो मार्जिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, उसको सपा के कार्यकर्ता या ब्राह्मण कार्यकर्ता दूसरे शब्दों में कहें तो वो ये कह रहे हैं कि इनके लाखों की जीत को हम हजारों में तब्दील करके छोड़ेंगे। या हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। गोरखपुर है, यहाँ पे किन्नर को मेयर भी बनाया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। और गोरखपुर है, यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हुए लोग हारे भी हैं। अभिषेक उसका इतिहास ही बताएंगे। अभी विनीत नारायण जी मेरे संग जुड़ गए हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया में वो दुनिया के ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हिम्मत का, जिनकी बहादुरी का दुनिया सराहती है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले उनके नाम से हुए हैं। पूरी सत्ता उन्होंने अपनी तेवरों से हिला दी है। विनीत जी, स्वागत है आपका। चौथे चरण के जो नतीजे आ रहे हैं वो ना गर्मी निकाल पा रहे हैं और ना शिमला बना पा रहे हैं। क्या होगा, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या होगा आगे चल के? विनीत जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। विनीत जी माइक म्यूट है आपका माइक। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी मैं बस 5 मिनट पहले वृंदावन पहुंचा हूं, लखनऊ बनारस की तरफ से।
तो मैं पहले तो आनंद राय की बात पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरे कुछ काफी सारे मित्र बाहर बैठे हुए हैं, लॉन में बात कर रही, वो रिपोर्ट दे रहे थे कि यहाँ से धार्मिक मामलों के मंत्री और पशुपालन के हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी भाजपा के, वो छाता से चुनाव लड़े। तो ये कह रहे थे कि संघ और भाजपा के वर्कर्स ने छाता और कोसी और बरसाना उस सब इलाके में नंदगांव में एक कोड वर्ड बना लिया था कि वही काम करना है। संजय सुन रहे आप बात को? फोन पे बात कर रहे हैं, प्रचार के लिए निकले हैं और बोल रहे हैं वही काम करना है। मैंने कहा इसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि प्रचार का दिखावा करना है, वोट नहीं डलवाना है। तो कोई राधा मोहन जी वैसे प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। वही आनंद जी अच्छा, बताइए, दूसरी बात रही, देखिए जो वोटों का क्या है, प्रचार ऐसे ही हो रहा है? जी जी, लेकिन गोरखपुर में कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है और यहाँ पे ताकत उतनी झोंकने की जरूरत नहीं थी जिस हिसाब से योगी जी का ऑरा बनाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर बहुत डर बैठ गया है कि लोकसभा उपचुनाव की तरह हाल ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ईश्वर ही मालिक हैं योगी जी के। विनीत नारायण जी, क्या हालत है कि चौथे चरण की बहुत उम्मीद थी इन लोगों को, चौथे चरण के जितनी हम लोगों से बात की है अभी तक, चौथा चरण तो इनको और डरा रहा है, पहले दूसरे तीसरे से भी ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। ये हालत में क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए जो वोट प्रतिशत और एनालिसिस और कौन सी बेनिफिशियरी स्कीम का, ये सब तो आप लोग कर ही रहे हैं डिस्कस। मैं एक दृष्टा के नाते शेयर, और मैं भी काफी घूम के अभी आया हूँ उस तरफ से, एक दृष्टा के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिसको कहना चाहिए कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन। और कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस निम्न स्तर की भाषा योगी जी प्रयोग कर रहे हैं, जिस बौखलाहट की भाषा अमित शाह गृह मंत्री कर रहे हैं, जिस तरह की बेबुनियादी भाषा को बिल्कुल इधर उधर लाके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये तीनों बड़े नेताओं की भाषा, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके व्यक्तित्व में खोया हुआ आत्मविश्वास, ये बता रहा है कि ये लोग अंदर से बहुत नर्वस है। इनको मतलब ये कोई भी जो आदमी ना सपा का है ना भाजपा का है, जो सिर्फ निष्पक्ष दृष्टा है, वो देख के कह सकता है कि, और आदमी कब बौखलाता है, कब उसकी भाषा फिसलती है, कब वो कहता है कि मैं 2080 से मोदी जी काम कर रहा हूं, कि 12वीं पास करके आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं लैपटॉप दूंगा, कि मोदी जी 24 घंटे सोते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये सब भाषा, या साइकिल पे बम लग रहा है, मतलब इस तरह की बेतरतीब बातें कहना सीधा प्रमाण है कि इनका बड़ा नेतृत्व घबराया हुआ है। दूसरी बात, जो बात मैंने छाता और नंदगांव बरसाना के विषय मैंने भी रास्ते भर हाईवे पे खूब फोन घुमाए, जगह जगह लोगों से रिपोर्ट ली है, बल्कि मैंने गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब से भी लोगों से बात की, उस पर तो क्या विषय नहीं है अभी। तो वर्कर जो है भाजपा का और संघ का, वो बिल्कुल सक्रिय नहीं, वो एकदम सक्रिय नहीं है। अगर दिखाने के लिए उसको सक्रिय होना पड़ रहा है तो हो रहा है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है कि उसका कहना यह है कि पिछले 5 साल में सुनील बंसल है ना वो लखनऊ में, क्या नाम उनका, जो अमित शाह, जो बंसल ने सरकार चलाई है, योगी ने चलाई है और आरएसएस के टॉप लोगों ने चलाई। हर जिले में 2 या 3 आदमी ऐसे रहे हैं जिन्होंने सरकार चलाई है, बाकी ना तो सांसद की कोई वैल्यू रही है, ना विधायक की रही है, ना संगठन के पदाधिकारियों की रही है, ना कार्यकर्ताओं की रही है। तो कहते हैं जब सरकार तुम्हें चलानी है, थाने कचहरी हमारी कोई पूछ ही नहीं है, तो हम किस लिए तुम्हारे लिए वोट मांगे। ये जनरल रिपोर्ट आ रही है कि अगर जैसे आनंद जी की बात काट रहा हूँ कि चाहे वो उत्साह से घूम रहे हो, और हो सकता है योगी जी ने अपनी फौज मैनेज कर ली हो, लेकिन कुल मिला के रिपोर्ट ये आ रही है कि संघ और भाजपा करता पन्ना प्रमुख और क्या क्या उन लोगों ने नाम दिए। अब मैं 3 दिन से संजय लखनऊ में भी था और बहुत सारे मित्रों के घरों में गया, मिलने गया, मैंने कहीं कोई प्रचारक आते जाते नहीं देखा, कोई पर्चा पैम्फलेट नहीं देखा, कोई होर्डिंग बैनर नहीं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि लखनऊ में चुनाव आज पोलिंग हो रही है और कोई आदमी प्रचार ही नहीं कर रहा है घर घर जाके। तो ये कौन से पन्ना प्रमुख की बात हो रही है, कौन से बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है? मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी हथियार ढल चुके हैं। इस साल खाली एक दिखावा फसाड बना के रखा हुआ है, लेकिन अंदर से हिम्मत टूट गई है लोगों की। जी आनंद राय जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। मेरे को ये सूचना मिली है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन है वहां पे? मिस्टर श्रीवास्तव है कोई? यस, मैं ये पूछना चाह रहा था। श्रीवास्तव वोट बहुत हैं गोरखपुर में, बहुत बड़े हैं, और अगर श्रीवास्तव वोट योगी से अलग हो गए
तो योगी जी को चुनाव जीतने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों में अंडर करंट चल रहा है उनके खिलाफ। और मेरे को अभी अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि आम आदमी पार्टी के श्रीवास्तव वोट, गोरखपुर के बड़ी संख्या में श्रीवास्तव वोट आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं। तो क्या वास्तव में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ घिर गए हैं? बहुत बुरी तरह घिर गए हैं। और वही नहीं घिरे हैं, पूरी भाजपा घिर गई है। भाजपा ने उनको घेरा है और जनता अब इनको घेर रही है। मैं आपको बताऊं, आज मेरे कुछ मित्रों से बात हो रही थी, जब दोपहर में ये खबर आई कि अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं क्या रिएक्शन था। कुछ मुद्दे ऐसे हैं संजय जी, जिनका इनके पास कोई तोड़ नहीं है और वो अंडर करंट का काम कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है आवारा पशु। वो इतना बड़ा मुद्दा है और इतना नुकसान है उससे जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा मुद्दा पुरानी पेंशन। अखिलेश यादव ने, मेरे देखने के हिसाब से अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मुझे होश है, मेरे भी घर में लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो कभी बैलेट पोस्टर बहुत कम डालते थे, लेकिन इस बार जहां जहां बैलेट पोस्टर पड़ रहे हैं, इनके चुनाव में जो भी जा रहे हैं, ये लोग लाइन लगा के उसमें वोटिंग कर रहे हैं। अपनी रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है बैलेट पोस्टल से। अद्भुत कुछ हो रहा है। बेरोजगारी और महंगाई, ये तो अपने आप में एक मुद्दा है। और सारे लोग ये मान के चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस की लड़ाई को देखते हुए ये सारे लोग जान रहे हैं कि 7 मार्च को शाम 6 बजे के बाद जब लास्ट वोटिंग हो जाएगी तो 15 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। ये एक जनरल फिनोमिना दौड़ गई है। तो इस बार जो मुझे देखने में आ रहा है, जो मैं लोगों से बात करके समझ पा रहा हूं, वो यही है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता पिछले 3 विधानसभा चुनाव की तरह चौथी विधानसभा भी फुल मेजॉरिटी के साथ देने जा रहे हैं और जो सत्ताधारी दल है उसको बहुत ही रसातल में डालने जा रहे हैं। अभिषेक, ये जो पूरा समीकरण है जरा विस्तार से समझाइए, गोरखपुर में क्या होने जा रहा है? देखिए, गोरखपुर में जो हो रहा है उस पर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात भी कमोबेश वैसे ही दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ ज्यादा आक्रामक रूप में मोदी और अमित शाह के सामने खड़े होंगे। इतने आक्रामक रूप में जिसकी जो आक्रामकता हुआ भारतीय की भी नहीं थी। लेकिन हाँ, भाजपा के लोग यदि और संघ के लोग उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को यह कहने की स्थिति में नहीं छोड़ा जाए कि नई दिल्ली ने हमें हरा दिया। इस वजह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोग ज्यादा है और विपक्ष से ज्यादा भाजपा के लोग हैं। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, कितनों ने चुनाव के 17 मार्च 2017 के पहले कितने लोगों ने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे? मनोज सिन्हा बन रहे थे, मनोज सिन्हा के साथ केशव प्रसाद मौर्य का नाम था, बीच में राजनाथ सिंह का भी नाम चला जिसे उन्होंने इनकार किया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आ गए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्हें 1 साल देने के लिए तैयार नहीं थे। जब गोरखपुर बाई इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट हार गया तो योगी आदित्यनाथ ने सरेआम मीडिया से कहा कि मैंने टिकट दिया था क्या? उनसे पूछो जिन्होंने टिकट दिया था। तो ये सब वो चीजें हैं। आप देखिए, पार्टी से बगावत करने लायक योगी आदित्यनाथ को नहीं छोड़ा जाए, बीजेपी इस पर भी तो काम कर रही है। और मेरे पास ये भी एक सूचना है कि बीजेपी के एक बड़े नेता उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उस क्षेत्र के प्रचारकों को बुलाया, बीजेपी के संगठन से जुड़े लोगों को बुलाया और ये टास्क दिया गया कि किसी भी प्रकार से रघुवर दास या धूमल वाली स्थिति में योगी को पहुंचाना है। योगी आदित्यनाथ को विधानसभा नहीं पहुंचने देना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए, योगी जी विधानसभा पहुंच जाए, उनकी आक्रामकता को बीजेपी झेल पाएगी? आप खुद से सोचिए। योगी आदित्यनाथ चुप बैठ जाएंगे, ये आज ही चुप बैठे हुए दुर्गा शंकर मिश्रा को जब उनकी मर्जी के बिना कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। और आज दुर्गा शंकर मिश्रा, योगी जी कहीं है फील्ड में, कोई भी फैसला ले रहे हैं बिना चीफ मिनिस्टर की मर्जी के, कोई भी फैसला हो जा रहा है चुनाव आयोग के नाम पर। तो जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में तो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि फैसले वो ले ही नहीं पा रहे हैं। स्थिति जब ये है कि वो आज की तारीख में डमी बन चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ 10 मार्च तो दूर की बात है, 7 मार्च के बाद ही अगर उनका रिएक्शन सामने आ जाए तो आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सवाल योगी का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बहुत लोग भरे बैठे हैं, पूरी भाजपा भरी बैठी है। दिक्कत यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, उसका इंतजार हो रहा है।
तो बिल्कुल ठीक बात है। विनीत नारायण जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, मुझे शुरू में ही कर देना चाहिए था। जिस तरह से हमारा चैनल बंद किया गया था, एक साजिश की गई थी, आपने जिस तरह मुखरता से 4 PM का साथ दिया, ट्वीट किया, लोगों से फोन पे बात की, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और देखिए विनीत जी, आपको देख के जो पत्रकारिता सीखी है उसका उसका लाभ ये है, जब मैंने डिबेट शुरू करी थी, देखा था उससे 2 घंटे पहले कुछ नेशनल चैनल में देख रहा था, जो गोदी मीडिया है, उनके चैनल पे लाइव डिबेट देखने वाले लोग 500 और 1000, 1500, 2000 थे, और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं इस समय तक 1,30,000 लोग देख चुके हैं, जबकि कई दिनों से चैनल बंद था, लोगों को पता नहीं था। 1,30,000 लोग देख चुके हैं, तो ये आप सबका प्यार है। जी विनीत जी। संजय, मैं आपको एक सूचना दे दूं, बॉस्टन ईस्ट कोस्ट अमेरिका से मुझे मैसेज आया एक मेरे मित्र का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बड़े एक्सपर्ट हैं कि हमको चैनल 4 PM का लिंक दीजिए, वो चैनल नहीं आ रहा है। एक बॉम्बे से ऐसा मैसेज आया, और हम अगर आपको प्रमोट करने की एफर्ट किया और सब जगह व्हाट्सएप भेजे, तो इसलिए नहीं किया कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, आप हमसे बड़ी इज्जत से बात करते हैं। एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 8 बजे अब हम लुटियन सड्डा पे बातचीत करेंगे कि चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ दर्शकों का, इतने दिनों बाद डिबेट करी इस चैनल पे, चैनल बनता आप सब जानते हैं, लेकिन अगर 1,30,000 लोग से ज्यादा समय तक लाइव देख चुके हैं तो ये मेरी जिंदगी की पूंजी है। ये प्यार मुझे बहुत ताकत देता है। इस प्यार को बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा। इस दौर में जब जब बहुत मुश्किल है सब कुछ कर पाना, लेकिन आपका प्यार मुझे ये करने को दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत नारायण जी, आनंद जी, अनिल जी, अमित जी और अमन भाई, आपका इस प्यार के लिए। ये थी 4 PM की परिचर्चा, और आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे चौथे चरण की। रात को हम एक और विश्लेषण करेंगे, सुबह तक सारी समीक्षा करेंगे। 8 बजे इसी चैनल पे, इसी जगह लुटियन सड्डा में देखिएगा कि पूरे चुनाव में गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त क्यों बैठ गए। ना कोई शिकायत पे कार्रवाई और ना किसी की जांच, ना पड़ताल। कानून उनका, मुंसिफ वही और शिकायत उनकी। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस चैनल को सहयोग करने के लिए दिल से आभार आपका।